यस सर। यस सर, ओके। ठीक है, चलो तो फिर गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स में आज क्या डिस्कस करेंगे लाइव में? तो आज डिस्कस करना है सर, ऐसे मुझे पता है सर कंज्यूमर बिहेवियर चल रहा था, है ना? कंज्यूमर बिहेवियर पे, कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम लोग सर वो हिक्स एंड एलन का जो अप्रोच था ना, दो अप्रोच होता है एक्चुअली कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर। देयर आर बेसिकली टू अप्रोच। एक अप्रोच का नाम है सर अल्फ्रेड मर्सेल सर का। अरे दो अप्रोच है, एक कार्डिनलिटी और एक, अरे क्या, एक कार्डिनल अप्रोच और एक, बोलो सर, भूल गए क्या? ऑर्डिनल अप्रोच, है ना? एक कार्डिनलिटी और एक ऑर्डिनलिटी। मतलब क्या है ना, कंज्यूमर बिहेवियर, ये जो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हैं, तो ये कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? सिंपल बात है ना, मतलब बड़ा सिंपल बात है। मतलब कॉन्सेप्ट को जितना सिंपल वे में समझा जाए उतना अच्छा। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि भाई मार्केट में डिमांड है, मार्केट में सप्लाई है, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है ना? अब उसके ऊपर बेस करके उसका एक डिमांड होता है, उसका एक सप्लाई होता है। जैसे जो भी चीज़ें दुनिया में मिलता है, मार्केट में मिलता है, हम लोग सुबह से लेके शाम तक हर एक के घर में कुछ ना कुछ चीज़ों का डिमांड होता है। जैसे अभी देखो ना, छठ मई की पूजा, मतलब छठ पूजा है ना? तो छठ पूजा के टाइम पे कुछ चीज़ों का एक अपना डिमांड चल रहा है, ठीक है? तो जो जिस चीज़ का डिमांड छठ पूजा के टाइम पे होते हैं, उसी चीज़ का सप्लाई भी मार्केट में भी हो रहा है। तो जो चीज़ पूजा के टाइम पे ज़रूरी होता है, जैसे कुछ दिन पहले दिवाली गया, काली पूजा गया, उससे पहले दुर्गा पूजा गया, मतलब कहने का मतलब क्या है, एज पर द सिचुएशन, एज पर द टाइम, जो भी नीड अराइज होता है लोगों के ज़िंदगी में, समाज में, सोसाइटी में, वैसा चीज़ें प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन किया जाता है, उसका कुछ ना कुछ दाम तय किया जाता है, उसको मार्केट किया जाता है, और उसके बेसिस में मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मार्केट में डिमांड है, सप्लाई है, इसीलिए मार्केट बनता है। मतलब पहले डिमांड होता है, फिर उसके साथ साथ सप्लाई आता है, और ऑटोमेटिकली उसको क्या बन जाता है सर, डिमांड सप्लाई जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ मार्केट बन जाता है। ये सर नो, जहाँ जहाँ किसी भी चीज़ का डिमांड सप्लाई रहेगा वो एक मार्केट बन जाएगा। मार्केट मतलब क्या, सिर्फ जो आंखों के देखने वाला मार्केट है वही मार्केट? कुछ मार्केट तो वर्चुअल लेवल में भी चलता है ना? अब जैसे शेयर मार्केट, कभी किसी ने देखा है क्या? बट वो भी मार्केट है ना? शेयर मार्केट कोई कभी कोई जाता है क्या भाई, टाटा का शेयर चल रहा है, रिलायंस का शेयर है, भाई मेरे को थोड़ा रिलायंस का 4 शेयर दे दो, ऐसा कोई बोलता है क्या? सुने हो कभी आप लोग? ऐसा नहीं होता है ना? तो वो भी एक मार्केट है। तो कुछ मार्केट वर्चुअल लेवल में होते हैं, कुछ मार्केट फिजिकल लेवल में भी होते हैं, बट मार्केट तो होता है सर, ठीक है? तो ये पूरा डिटेल्स आप लोग अगर मार्केट का क्लास देखोगे तो उसमें पूरा डिटेल्स बोला हुआ है, ठीक है? जिनका लाइव में पहले हुआ है वो तो सुन चुका है, फिर से रिवीजन के लिए मैं क्लास शेयर करके रखा, मस्ट गो थ्रू, ठीक है? अच्छा, और बाकी जिनका नहीं हुआ वो आगे आगे कर लेगा। तो सर आज मैं आपसे बात करूंगा कंज्यूमर बिहेवियर का, एक एरिया बाकी है। बाकी मतलब एक्चुअली लास्ट वीक ही हो गया था, एक बार बस उसको कन्फर्म मतलब कंप्लीट करूंगा। दैट इज हिक्स एंड एलन का एक अप्रोच था सर, आईसी एनालिसिस, इंडिफरेंस कार्व एनालिसिस। उसमें एक इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है सर, एक बजट लाइन और एक प्राइस लाइन होता है। मतलब कंज्यूमर को अपने बजट के हिसाब से चलना पसंद होता है, लेकिन पसंद तो होता है, बट हमेशा हो पाता है क्या? हमेशा नहीं हो पाता है। आपके बजट के हिसाब से आप हमेशा चल नहीं पाते हो। कई बार आपको जो पसंद है वो आपके बजट के बाहर हो जाता है, या फिर या तो बजट के बाहर, या फिर आपके पास जितना है मार्केट में वो चीज़, मतलब आपके पास सपोज 5,000 है, 10,000 है, बट आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो आप अपना बजट पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ऐसा भी होता है ना? कई बार ऐसे होते हैं कि प्रोडक्ट आपको जो चाहिए होता है वो मार्केट में है, बट यू डोंट हैव मनी टू बाई दैट पर्टिकुलर सर्विस और प्रोडक्ट। कई बार ऐसे होते हैं कि आपके पास पैसा है बट मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है, तो बजट क्या हो जाते हैं, अनयूटिलाइज हो जाते हैं, है ना? तो ये बजट लाइन या प्राइस लाइन का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था जो मैंने प्रीवियस वीक आप लोगों को समझाया था। बट आज मैं आपसे एक बार वो रिकॉल कराऊंगा, इंडिफरेंस कार्व के साथ बजट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। तो उसको ऊपर एक बार बात होना चाहिए, उसका ड्राइंग भी एक बार आपको दिखाऊंगा, और फिर जाके बात करूंगा आपसे सप्लाई के बारे में, ठीक है? क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर जो डिमांड रिलेटेड था, उसके बाद आपको सप्लाई भी बड़ा ज़बरदस्त समझ में आ जाएगा कि सप्लाई क्या है, किस तरह से काम करता है, सप्लाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मार्केट को कैसे चलाते हैं सप्लाई, ठीक है? तो चलो देखते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। बताओ ना सर, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? यस सर। दिखाई दे रहा है ना?
अच्छा ये सब याद है कि नहीं, ये सब इंडिफरेंस कर्व लास्ट वीक का डिस्कशन था। याद आ रहा है कि नहीं? हाँ सर बोलो। एक सैलन का इंडिफरेंस कर्व, उसका पूरा फीचर्स, एक एक फीचर्स पढ़े थे, रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन देखा था, फिर बजट लाइन या प्राइस लाइन क्या होता है वो देखा, फिर हम लोग एक्चुअली ये वाला पॉइंट में थोड़ा सा जाके जल्दी में आपको समझाया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर आईसी एनालिसिस। मतलब ये जो कस्टमर है ना सर, कस्टमर मतलब मार्केट का जो कस्टमर है, मतलब इकोनॉमी का जो कंज्यूमर है, हम सभी कोई क्या करते हैं सर, इकोनॉमी से लूटने के लिए तो आए हैं। हाँ सर, ऐसे एक बड़ा फेमस गाना है, यूपी बिहार लूटने वाला, बट यहाँ पर हम लोग दुनिया को लूटने आए हैं। कौन? कंज्यूमर। कंज्यूमर समझते हो सर? मतलब हम आप सभी कोई क्या करते हैं, कुछ देते हैं दुनिया को, कुछ देते हैं इस, मतलब जो अपना देश है, पृथ्वी है, इसको कुछ वापस में देते हैं? मुझे तो नहीं लगता। आप लोगों को क्या लगता है? हम लोग कुछ देते हैं? कुछ लोग हैं जो थोड़ा बहुत वापस में देता है, बट ज़्यादातर लोग तो सर बस कंजम्पशन करने के पीछे ही हैं। ऐसे लास्ट प्रीवियस डे, मतलब कल येस्टरडे, कुछ काफ़ी सारा 120 लोगों को, मोस्ट प्रोबेबली 120 या 109 लोगों को पद्मश्री मिला। जानते हो आप लोग? अरे कल अवार्ड दिया गया, खबर है कि नहीं? हाँ सर, आपने एक पोस्ट भी किया था स्टेटस। हाँ, वो तुलसी गौड़ा मोस्ट प्रोबेबली, इनके बारे में बात कर रहा था मैं एक्चुअली। ऐसे बहुत सारे हैं, एक थर्ड जेंडर को भी एक मिला है जो एज ए डांसर के तौर पे। ये तुलसी गौड़ा जी, ये कर्नाटका का है। ये एक तो कल मतलब बेसिकली अवार्ड लेने प्रेसिडेंट के पास एकदम अपना जो ट्रेडिशनल पोशाक है वैसे ही चला गया, उनके पास कोई दिक्कत नहीं रहा। इन्होंने एक गजब चीज़ किया सर। क्या किया सर इन्होंने? ये एनवायरमेंटलिस्ट है फ्रॉम दी होनाले विलेज, अंकोला तालुक इन कर्नाटका। सी हैज़ प्लांटेड मोर देन 30,000 सैपलिंग्स एंड लुक्स आफ्टर द नर्सरीज ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब मतलब अभी तक 30,000 सैपलिंग्स किया है, मतलब पेड़ लगाया 30,000। हम लोग तो सिर्फ कंजम्पशन ही करते हैं सर। पेड़ लगाने के बारे में कितना लोग सोचते हैं? पेड़ लगाना तो छोड़ो, बस दुनिया को ख़त्म करो, और कुछ नहीं है। शहर जो है उसका और बर्बादी करो, जहाँ मन करे थूक दो, जहाँ मन करे ड्रेन बना दो, हाँ, जहाँ मन करे प्लास्टिक गिरा दो, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, ये सब चीज़ ना तो मन में आता है कभी किसी का, बहुत कम लोग दिखता है सर सोसाइटी में। देखो इवनिंग। सको, गुड इवनिंग नेहा, गुड इवनिंग। तो बेसिकली वी ऑल आर कंज्यूमर, और कंजम्पशन कर करके देश को, समाज को बर्बाद कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा चलो वो बात अलग है, बट ये बात याद रखने लायक है, तुलसी गौड़ा जी दुनिया से सिर्फ लिया ही नहीं, दुनिया को कुछ दे के भी जा रहे हैं। ऐसे लिया बहुत कम है, इनका जीवनचर्या देख के लग रहा है इन्होंने कंजम्पशन बहुत ही कम किया और दुनिया को बहुत ज़्यादा दे के जा रहे हैं, तभी ये अवार्ड के योग्य हैं। एंड रियल हीरो, दे आर दी बेसिकली रियल हीरोज ऑफ, मतलब ऑफ अवर कंट्री। इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए, इसी में भगवान बसते हैं। अगर पूजना है तो ऐसे लोगों को सच में मतलब पूजित लोग हैं सर, मतलब इनको पूजा करने लायक ही है। बोलते हैं ना हम लोग भगवान भगवान, ये जो भी हो, जो अच्छे कर्म करते हैं वही भगवान होते हैं मेरे हिसाब से। एक्चुअली इनके अंदर भगवान बसता है तभी, अदरवाइज और क्या, नहीं तो कौन अच्छा काम करता है, सब भोग करने आए हैं। तो चलिए हो, इकोनॉमिक्स का ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एरिया है, ये भी वही कंज्यूमर का एक अप्रोच है जो इंडिफरेंस कार्व के थ्रू से आपको मैं लास्ट वीक समझा रहा था। ठीक है, तो ये इंडिफरेंस कार्व का जो कॉन्सेप्ट था, कहता है सर कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज इन डिराइविंग मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन। मतलब एक कंज्यूमर, इकोनॉमी के अंदर एक कंज्यूमर अपने आप को कब सेटिस्फाई मानता है, कब मानता है कि भाई बहुत हुआ चलो इक्विलिब्रियम हो गया? कंज्यूमर तभी इक्विलिब्रियम होता है जब उसको किसी भी चीज़ पे मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन हो जाता है। ठीक है, जो भी वो मार्केट से मतलब कंज्यूम करते हैं, सोसाइटी से कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं, वट एवर फ्रॉम द गुड्स, एंड इज ऑन नो पोजिशन टू रीअरेंज हिज परचेस ऑफ गुड्स। और उसके पास जितना पैसा है, जितना उन्होंने कमाया आज तक, उन्होंने इस तरह से खर्चा करना सोचा कि जिसके थ्रू से वो अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल ले लेगा। ठीक है, ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, और इसमें कुछ एजम्पशंस भी था। ठीक है, एक चीज़ मैं बस आपको याद दिलाऊं कि ये बेसिकली बजट लाइन से जुड़ा हुआ है, जो मैंने लास्ट वीक आप लोगों को पढ़ाया था, प्राइस लाइन या बजट लाइन का कॉन्सेप्ट। ये एच दिख रहा है आप लोगों को, और ये के दिख रहा है आप लोगों को। एच क्या है और के क्या है, कौन बताएगा मुझे?
एज क्या रिप्रेजेंट करता है और के क्या रिप्रेजेंट करता है? जल्दी बोलो सर, कोई तो बताओ। Sir, each above the budget line और K below the budget line. यस सर। और ए बी लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? Sir, दो गुड्स X एंड गुड्स Y, या फिर नहीं, ए बी लाइन, हाँ गुड्स X एंड गुड्स Y. नहीं सर, गुड्स एक्स एंड गुड वाई, तो आप कोई भी गुड्स जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, सपोज आपके पास, जैसे एक सिंपल बात करते हैं, सपोज यू हैव 2000 रुपीज़, ठीक है, ड्यूरिंग पूजा दिवाली छठ आपको घर से पैसा मिला है 2000 रुपीज़ एक्सपेंस करने के लिए, तो आपको बोला कि भाई जा बेटा कपड़ा खरीद के ला, न्यू कपड़ा मतलब नया कुछ क्लोथ लाना है, एक सिंपल एग्जांपल बना रहा हूँ, तो जिसमें गुड्स वाई जो है वो आपका जीन्स है और गुड्स एक्स जो है वो आपका टी शर्ट है, ठीक है। तो गुड एक्स या गुड वाई कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विस हो सकता है, ठीक है, कुछ भी एनीथिंग जो भी आप मतलब सोसाइटी से कंज्यूम करना चाहते हो, आपका जो भी पैसा है, जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से ए बी लाइन रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जितना पैसा है, मतलब जैसे कि मैंने माना कि यू हैव 2000 रुपीज़ इन योर हैंड, सो इफ़ यू हैव 2000 रुपीज़ और उस 2000 रुपीज़ से आपने गुड्स एक्स और गुड वाई जितना लिया, ठीक है, एकदम कंप्लीट सेटिस्फैक्शन लेवल पे ही लिया, ठीक है, मतलब आपके बजट के अनुसार भी हुआ, और जैसे आपने सोचा था कि मैं कम से कम एक 1500 का जीन्स लेना है मुझे, ठीक है, और 500 का टी शर्ट लेना है मुझे, और वो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, ठीक है। तो जब आप अपने बजट लाइन पे होते हो, इसका मतलब है कि आपके पास जितना है आप उसके हिसाब से कर चुके हो। और के का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास पैसा तो है बट अंडर यूटिलाइजेशन है, मतलब या तो आप खरीदते नहीं हो या फिर आपको पसंद नहीं आया, समथिंग कुछ भी हो सकता है, अंडर स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर, के शो दी अंडर स्पेंडिंग ऑफ द बाय द कंज्यूमर, मतलब आपके पास बजट तो है बट आप स्पेंड नहीं कर रहे हो, और एज जो है आपके पास इतना पैसा है नहीं, विल बी बियॉन्ड द रीच ऑफ द कंज्यूमर, जो दो आपने सही बोला, बट ए बी लाइन इज एक्चुअली बजट लाइन, मतलब हाउ मच यू हैव, जितना आपके पास है उतना आप खर्चा करने का मौका आपको मिला है, मतलब आप एक तरह का, अब सेटिस्फैक्शन क्या है नहीं है वो आपको मैं अभी समझाऊंगा आईसी के थ्रू से, ठीक है, बट पॉइंट इज दैट ए बी लाइन से आप बजट को, आपका जो बजट है वो बजट को आप फुलफिल कर दिए। आपको बात समझ में आया सर? ए बी लाइन मतलब Yes, sir. बजट लाइन, ठीक है, और एज का रिप्रेजेंट क्या है कि आपके बजट के बियॉन्ड है वो, मतलब आप जो चीज़ पसंद कर रहे हो वो आपके बजट से बाहर जा रहा है ना सर? जैसे आप दुकान में जाते हो, बहुत सारी चीज़ें पसंद आता है, क्या हर हर चीज़ खरीद सकते हो सर? सबका अपना अपना है, मतलब जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, आप कोई भी शॉपिंग मॉल में गए हो, शॉपर स्टॉप हो या फिर क्या क्या फेमस फेमस मॉल बताओ, पैंटलून्स नॉर्मल एक अच्छा है, शॉपर स्टॉप है, फिर उधर आपका कोलकाता के बड़ा फेमस मॉल का नाम याद नहीं आ रहा है, साउथ में है, क्या नाम है बताओ तो एक बार, जहाँ पर ज़्यादातर थोड़ा फॉरेन ब्रांड टाइप का बहुत ज़्यादा है, क्या मॉल का नाम है? साउथ सिटी नहीं, उससे भी एक बड़ा है, मतलब उससे भी महंगा एक मॉल है, एक बार विजिट किया था मैंने, क्या नाम याद नहीं आ रहा है। The Quest Mall. क्वेस्ट 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 तो साउथ में रूबी में है मोस्ट प्रॉब्लम, मे बी क्वेस्ट हो सकता है, वो याद नहीं आ रहा, हो सकता है मे बी। अच्छा देखो भूल गया मैं एक्चुअल नाम क्या था। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसे होता है ना कि मॉल के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मिलता है जो हमारे बजट से बाहर है, बट पसंद तो आता है, पसंद तो आता है ना, आपका डिज़ायर तो होता है कि हाँ भाई ये लेना है, बट लेने के लिए आपके पास उतना दम भी होना चाहिए, है ना, दम मतलब पॉकेट में दम होना चाहिए। तो बजट का मतलब ये होता है कि आपके पॉकेट के अनुसार आप अगर आपका बजट फुलफिल कर रहे हो तो इट्स ओके, ठीक है, कुछ चीज़ें आपके बियॉन्ड जा रहे हैं, मतलब बजट से बाहर जा रहा है, और जो जो आप स्पेंड कर ही नहीं रहे हो, ठीक है भाई, नहीं नहीं लेना है, छोड़ो यार क्या करेंगे लेके समथिंग लाइक दैट, तो अंडर स्पेंडिंग है। तो ये एक्चुअली ए बी लाइन जो है वो बजट लाइन या प्राइस लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यही बजट लाइन या प्राइस लाइन जो है, इसको आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ अभी, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम समझाना चाहता हूँ विथ आईसी एनालिसिस। जो आईसी के बारे में किसने कहा? हिग्स एंड एलन ने कहा, जिसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में ही डिटेल्स चर्चा करके रखा। हिग्स एंड एलन का ये जो इंडिफरेंस कार्व एनालिसिस है, ये एक ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है। ऑर्डिनल मतलब सेटिस्फैक्शन के हिसाब से मार्केट को समझना, ठीक है, सेटिस्फैक्शन कितना, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर का ये एक ऐसा पार्ट है जहां पर कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज इन डिराइविंग मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द गुड्स एंड इज नो पोजीशन टू रीअरेंज हिज परचेस ऑफ गुड्स।
इसमें कुछ एजम्पशंस है। कंज्यूमर हैज अ गिवन इंडिफरेंस मैप, उसके पास एक गिवन मैप रहेगा। इंडिफरेंस मैप मतलब कुछ मैप का मतलब कुछ ऐसा है कि आपके पास एक ही स्टेज के अंदर आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब इंडिफरेंस कार्व होगा, ठीक है। आपके पास डिफरेंट चॉइस का एरिया होगा। तो जब एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर आपको 3-4 मैप देखने को, मतलब 3-4 एरिया देखने को मिलता है, तो इनको उसको इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या है। मतलब मोर देन वन इंडिफरेंस कार्व जिसके अंदर आपको देखेगा। अच्छा, और एक चीज, कस्टमर जो है ना, मतलब कंज्यूमर जो है, वो बात बात में अपना इनकम को चेंज नहीं कर सकता। फिक्स्ड मनी इनकम मतलब ऐसा नहीं कि आपका इनकम हर 2-2 मिनट में चेंज हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता है सर। हाँ, रियलिटी में सोचो, कभी भी आप ऐसे सुने हो क्या 2-2 मिनट में इनकम बदल रहा है? हाँ, बहुत कम लोगों का होता है। जैसे अंबानी जैसे लोगों का होता है ना कि वो मिनट में, सेकंड में कितना कमाते हैं। यूट्यूब में कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं इस तरह का, पता है अंबानी मिनट में कितना कमा लिया, वॉरेन बफेट कितना कमा लिया, राकेश झुनझुनवाला कितना कमा लिया मिनट सेकंड में। दैट्स अ डिफरेंट केस। बट आपका जो इनकम स्टेटस है, क्या वो रोज रोज बदलता रहता है क्या? नहीं, थोड़ा बहुत टाइम फ्रेम के बाद, एक टाइम फ्रेम के बाद वो बदल सकता है। तो यहाँ पर जब हम लोग आईसी एनालिसिस, मतलब ये एनालिसिस करेंगे, तो ये मान के चलेंगे कि आपका इनकम एक सर्टेन लेवल तक, सर्टेन पीरियड के लिए फिक्स्ड है, ठीक है। प्राइस ऑफ गुड्स आर फिक्स्ड, प्राइस ऑफ गुड्स भी फिक्स रहेगा, मतलब प्रोडक्ट का दाम भी 2-2 मिनट में बदल मत देना, मुश्किल हो जाएगा। गुड्स आर होमोजेनियस एंड डिविजिबल, मतलब जो गुड्स को लेके बात हो रहा है, मतलब कोई भी गुड्स, वो होमोजेनियस मतलब सेम कैटेगरी। होमोजेनियस मतलब क्या है सर? सेम कैटेगरी का गुड्स है, मतलब कैटेगरी ऑफ गुड्स अलग हो जाएगा तो बात अलग हो जाएगा ना। होमोजेनियस एंड डिविजिबल मतलब जरूरत करने से उसको पार्ट बाय पार्ट भी कंज्यूम किया जा सकता है। कंज्यूमर इज रैशनल, मतलब जो कंज्यूमर है वो बहुत ही लॉजिकल है। ऐसे कंज्यूमर हमेशा लॉजिकल होता है, जानते हो ना सर आप लोग, कंज्यूमर हमेशा लॉजिकल होता है। चाहे वो कितना भी अनपढ़ गंवार हो, उसको पता होता है कि उसको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। क्या बोलते हो सर, ऐसा होता है क्या? तो फिर मार्केट में कुछ लोगों को लूट लेता है। वो तो सिर्फ उन लोगों को लूटा जाता है जिनको मार्केट का एकदम नॉलेज नहीं है। वो दुकान, मतलब बाजार में क्या चलता है पता नहीं, कभी पापा से पैसा लेता है और चल जाता है, हम जा रहे हैं। मतलब मार्केट का नॉलेज तभी होता है ना जब आपको मार्केट का बचपन से आदत हो या प्रोडक्ट का आइडिया हो। कई बार हम लोग लूटते हैं, बट मैक्सिमम केस कंज्यूमर को लूटना इतना आसान नहीं है। क्यों? बिकॉज उसको पता होता है कि उसको क्या करना है। कोई बोलेगा तो आपको कुछ भी दे देगा, आप उठा के लेके आ जाओगे क्या? आपका घर बार बेच के भी लेके आ जाओगे? नहीं, आपको पता होता है कि आपका इनकम क्या है, आप क्या चीज कितने दाम पे खरीद सकते हो। एक रैशनल आइडिया हर एक कंज्यूमर के अंदर होता है। ये यहाँ पर इकोनॉमी क्या कर रहा है, एज्यूम कर रहा है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ आईसी मैप एंड बजट लाइन। तो चलो सर, आपको मैं आईसी मैप और बजट लाइन का एक मिलाप दिखाता हूँ। मिलाप समझते हो ना? मतलब एक ऐसा, बोलो सर बोलो। सर कंज्यूमर के पास इतना आइडिया होने के बाद भी मतलब जो मार्केट में जो ये है, जो लोग प्रोड्यूसर्स है, वो लोग टू सम एक्सटेंट तो कंज्यूमर की सोच तो बदल लेते हैं ना। वो लोग वैसा ही कर देते हैं जैसा वो लोग चाहते हैं। हाँ, कुछ कंज्यूमर लोग एट द कर, एंड ऑफ द डे वो खरीद लेते हैं। ये सर कुछ लोगों के पास ये ताकत होता है, वो बड़े बिजनेसमैन होते हैं सर। दे आर रियली बिग बिजनेसमैन, ठीक है। मतलब कंज्यूमर कितना भी लॉजिकल बनने का कोशिश क्यों ना करे, बट कुछ प्रोड्यूसर्स के पास इतना ताकत होता है कि वो कंज्यूमर का सोच बदल लेता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। जिसमें जैसे देखो ना आईफोन, हाँ, ये स्टीव जॉब्स का एक बड़ा फेमस लाइन है कि स्टीव जॉब्स का मानना है, ये सब एक्सेप्शनल पॉइंट्स है सर, ठीक है। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स सोचने का जो बात करते हैं ना, दिस इज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। स्टीव जॉब्स जो आईफोन बनाया, आप लोग जानते हो, एप्पल या मैकिंटोश मैक बनाया, तो इनका एक सोच है भाई, ये सिंपल बात कर रहे हैं। बोलते हैं कि कस्टमर बोलेगा हम उनको क्या बेचेंगे, प्रोडक्ट मेरा है, पैसा मेरा है, बिजनेस मेरा है। अब ये कस्टमर से पूछे क्या कि भाई मुझे आपको क्या बेचना है, मैं तय करूंगा, आई विल डिसाइड व्हाट आई वांट टू सेल टू द कस्टमर या कंज्यूमर। तो ये स्टीव जॉब्स का मानना है कि मैं जो बेचूंगा कस्टमर वो लेगा। ये स्टीव जॉब्स का मतलब क्या बोलूं सर, बड़प्पन है सोचो, या फिर उनका कॉन्फिडेंस सोचो, ठीक है। तभी आज आईफोन वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल कंपनी में से एक है ना। तो तभी ये लोग अलग ही लेवल बनाते हैं अपना कि कस्टमर क्या लेगा वो कस्टमर नहीं सोचेगा, वो हम सोचेंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें, ये सब कुछ बातें होता है। जैसे कोई कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि सब अलग अलग सोच है सर। आपके सवाल से मुझे ये सब बात करना पड़ रहा है क्योंकि बड़ा ही
कॉन्सेप्चुअल सवाल है आपका, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग। कि कोई बोलते हैं कि डिमांड जिसका होता है उसका बिजनेस करना चाहिए। आप लोग भी ऐसे सुनते हो ना, कि भाई जैसे मानो कि अगर आपके परिवार में या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स में कुछ लोग ऐसे बात करते हैं कि कुछ बिजनेस करना है अपने फैमिली मेंबर्स में, जैसे सुने होंगे आप लोग, है ना, या दोस्तों के बीच में कि भाई कुछ बिजनेस करना है, क्या बिजनेस करने से चलेगा बोल तो। कभी ऐसा बात सुनते हुए सुने हो क्या, कि कुछ बिजनेस करना है बट क्या चीज का बिजनेस करने से चलेगा। तो ये सब बात चलता है कि नहीं चलता। यस सर। यस ना। तो फिर वो बेसिकली जब वो ये बात करता है तो वो क्या पूछता है लोगों को, किस चीज का डिमांड है। हाँ, किस चीज का मार्केट डिमांड है। जैसे मानो कि कोई बोलता है कि भाई तूने एक काम कर, तू ना मोबाइल का दुकान लगा। फिर दूसरा आके बोलता है पता है मार्केट में कितना मोबाइल का दुकान है, ऑलरेडी 5-5 दुकान है, 2 दुकान ऑलरेडी बैठ गया है, एक ही दुकान चलता है ठीक से, ठीक है, मोबाइल छोड़ कुछ और कर। कोई बोलता है भाई तू ना कपड़ा का दुकान खोल, क्लोथ स्टोर, या फिर जो भी फैशनेबल जो भी आप समझते हो। कोई आके बोलता है भाई तू ना वो सब छोड़, आजकल बिग बास्केट दौड़ रहा है, तू ना ग्रोसरी का दुकान ओपन कर, हमेशा चलेगा, सदाबहार, कभी नहीं खराब होगा। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते। तो सर ये जो सोच है ये किस पर्सपेक्टिव से चल रहा है, मार्केट में जिसका डिमांड है उसका पर्सपेक्टिव से, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर से आप बेसिकली डिसाइड कर रहे हो कि करेंट मार्केट में जो कंज्यूमर है उसका बिहेवियर किस तरह का चीजों के ऊपर है, उसको देख के आप एक डिसीजन लेना चाहते हो कि भाई आप इस चीज का दुकान खोलना चाहते हो। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना सर, कि उसको वो सब नहीं पता, उसको लगता है कि मैं कुछ नया करूंगा, ठीक है। जैसे कि आईफोन आईफोन जैसे फोन जैसे है, नॉर्मल फोन और आईफोन में काफी फर्क है ना। तो आईफोन ने ये डिसाइड किया है भाई मार्केट क्या डिमांड करता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम कुछ ऐसा यूनिक चीज लाएंगे जो मार्केट पागल की तरह लाइन लगा के लेगा। आप समझ में आ रहा है सर आपको, दोनों सोच है। मतलब ये सप्लाई ड्रिवन है, एक मार्केट सप्लाई ड्रिवन है मतलब जो सप्लायर चलाते हैं, और एक मार्केट कंज्यूमर डिपेंड है, कंज्यूमर ड्रिवन। कंज्यूमर ड्रिवन मतलब बेसिकली डिमांड ड्रिवन, ठीक है। बट ये इस तरह का कॉन्सेप्ट बड़ा कम होता है, सप्लाई ड्रिवन मार्केट थोड़ा कम होता है, मतलब बड़ा यूनिक है, ठीक है, कुछ लोग कर पाते हैं, वो एक अलग ही लेवल बन जाते हैं सर। तो कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट है उसमें तो मतलब डिमांड भी ज्यादा होता है, इसका मतलब सप्लाई भी ज्यादा होती है और कंपटीशन भी ज्यादा होता है। तो उसमें ऑब्वियसली। प्रॉफिट उतना नहीं होगा जितना यस सप्लाई ड्रिवन मार्केट यस में होगा। यस, ये परफेक्ट कंपटीशन में ज़्यादा दिखता है सर, परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा ज़्यादा दिखता है। और ये सब चीज़ों में ज़्यादातर केस में आपको मोनोपोली मार्केट या मोनोपोलिस्टिक मार्केट या ओलिगोपोली मार्केट, ऐसे मार्केट आपको ज़्यादा दिखेगा। ओलिगोपोली में कुछ लोग ही होते हैं, कुछ वेरी फ्यू सेलर्स, 4-5 सेलर्स होंगे और बहुत सारा कस्टमर्स होगा। मोनोपोली तो गजब बात करते हैं, एक ही सेलर है और सब मतलब सभी कंज्यूमर उनके पास आते हैं, जैसे इंडियन रेल, इंडियन मेट्रोज, ठीक है। सरकारी लेवल में मोनोपोली ज़्यादा होता है। ऑलिगोपोली मतलब थोड़ा हाई रेंज प्रोडक्ट का बिजनेस है, ऐसा मान के देखा जाता है, जैसे गाड़ी का बिजनेस, कार मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मोबाइल का बिजनेस, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारा कंपनी तो नहीं ना, हार्डली 4-5 कंपनीज है, उन्हीं का चलता है ना। तो इस तरह का ये सप्लाई ड्रिवन है। और कंज्यूमर ड्रिवन में आपको बहुत सारा सेलर, बहुत सारा कंज्यूमर ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है सर। मार्केट का चैप्टर जब करूंगा ना डिटेल्स में, लाइव में करूंगा, जिन लोगों का हो गया एक बार या फिर वीडियो भी देख लिया, ठीक है उनके लिए, और जिन्होंने नहीं किया मार्केट में मैं ये सब चर्चा आपसे करूंगा, ठीक है। तो और डिटेल्स में बातें होंगी। ओके सर, देखो तो अभी बात कर लेते हैं ना ये आईसी के साथ बजट का क्या हालत है। To show which combination of two goods X and Y consumer will buy to be in equilibrium, we bring its indifference map and budget line together. तो इस केस में क्या किया जा रहा है सर, एक बजट लाइन को लाया जाएगा और अलग अलग इंडिफरेंस कर्व को लाया जाएगा। इंडिफरेंस कर्व जब एक साथ 3-4 है, यहाँ पर देखो IC1 है, IC2 है, IC3 है, IC4 है। अब अगर आपको मैं रिकॉल कराऊँ थोड़ा सा कि ये सब एक एक इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, सिर्फ एक एक इंडिफरेंस कर्व एक एक इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन लेवल डिराइव करता है ना। एक एक इंडिफरेंस का एक एक इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन लेवल डिराइव करता है कि आप किस लेवल में रहना चाहते हो। आपके पास अलग अलग सिनारियो होता है, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। मैं आपको पहले दिन पढ़ाया था, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी।
आप किस कॉम्बिनेशन में जाना चाहोगे, एक प्रोडक्ट यूनिट लोगे, y 12 यूनिट लोगे, x 2 यूनिट लोगे, y 6 यूनिट लोगे, c 3 यूनिट लोगे, y 4 यूनिट लोगे, ठीक है, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आपके पास अलग अलग इंडिफरेंस कार्ब हो सकता है, ठीक है, बट अभी आपको चूज करना है या फिर आपको डिसाइड करना है किस तरह से कि जहां पर आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब कैसे पता चलेगा सर किसमें कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलता है और किसमें नहीं, तो इसके लिए आपको ये मैप थोड़ा ड्रॉ कराना पड़ेगा। तो चलो सर मैं आपके साथ ड्रॉ करता हूँ, आप लोग भी ड्रॉ करोगे क्या? हाँ सर चलो ड्रॉ करो, आप लोग भी मेरे साथ साथ चलो ड्रॉ करो, या फिर खुद से ड्रॉ, समझ गए ग्राफ तो खुद से ड्रॉ करके भी मुझे बता सकते हो। देखो सर देखो, तो सिंपल होता है ना, कोई भी ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं या कार्व ड्रॉ करते हैं, एक एक्स एक्सिस बनाते हैं और एक वाई एक्सिस बनाते हैं। ये तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बचपन से करते आ रहे हो। एक ओरिजिन होता है, ठीक है, और एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस। ये ग्राफ देख के डरने का कोई चीज़ नहीं है, इसमें आपको बजट लाइन पहले ड्रॉ कर लेना चाहिए, ठीक है। ए बी लाइन को पहले ड्रॉ कर लो सर, ठीक है। ए बी लाइन जो मैं आपको 2 मिनट पहले ही समझा रहा था, दिस इज दी ए बी लाइन। सेकेंड, क्या क्या ओपन हो जाता है भाई, ठीक है, मैं हाथ से कर रहा हूँ, कोई कोई स्केल भी यूज़ करता है, ठीक है। ये रहा आपका बजट लाइन, ए बी लाइन, मतलब ये लाइन क्या लाइन है जिसपे आपका बजट एकदम प्रॉपर बैठता है, जितना पैसा है उतना यूटिलाइज कर रहे हो आपके बजट के हिसाब से। अंडर यूटिलाइजेशन कुछ भी नहीं है, अंडर यूटिलाइजेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है, या फिर ओवर यूटिलाइजेशन भी नहीं है। अब आपके सामने है सर चार चार आईसी कार्व, दिखाई दे रहा है ना आपको, आप 4 की जगह 5 यूज करो, 6 यूज करो, फर्क नहीं पड़ता, बस समझने के लिए जितना चाहिए। तो यहाँ पर 4 है तो मैं आपको 4 ही दिखाता हूँ, ठीक है। देयर इज IC1, IC2, IC3, IC4, ठीक है। टोटल इंडिफरेंस कार्ब है यहाँ पर 4 तरह का। गुड है 2 तरह का, एक गुड एक्स एक गुड वाई, ठीक है। अब आपको, आप अपने आप को एक कंज्यूमर सोचो या मार्केट को एक कंज्यूमर सोचो, ठीक है। तो किस पॉइंट में जाके मार्केट के जो कंज्यूमर्स है उनको इक्विलिब्रियम मिलता है और उसके साथ कंज्यूमर बिहेवियर का क्या पैटर्न है, ध्यान से देखो, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अच्छा मुझे क्या करना है, यहाँ पर अलग अलग आईसी का आप थोड़ा ड्रॉ करना है। एक आईसी आपको दिखाई दे रहा है ना जो एकदम आउट ऑफ बजट है ना सर, IC4 दिख रहा है क्या? हाँ सर। है ना, ये एकदम आउट ऑफ बजट है। और उसके बाद IC3 जो है वो देखो बजट लाइन को छू के निकल रहा है, एकदम जस्ट टच करके। उसके बाद IC2 बजट लाइन से नीचे है, IC1 तो बजट लाइन से काफी पीछे जा गया, काफी पीछे चला गया। तो क्या करेंगे, वैसा ही कुछ करते हैं, ठीक है। एक आउट ऑफ पूरा एकदम जोन से बाहर, मतलब आप ऐसे डिमांड कर रहे हो आईसी का, ऐसा ऐसा डिमांड कर रहे हो कि जो जोन से ही बाहर जा रहा है आपका, तब आपके पास उतना पैसा है नहीं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट आईसी है ये क्या करेगा, शू के निकल गया, ठीक है। उसके बाद और एक आईसी लाइन है, अच्छा ये छू नहीं रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये एक्चुअली बजट से बाहर है। मतलब कोई बोलेगा सर यहाँ पर तो टच कर रहा है, नहीं, ये टच नहीं कर रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, ये तो जस्ट पॉइंट को कवर करना, ठीक है। टच करना कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं टेंजेंट करना। ऐसा आप लोग बचपन में ज्योमेट्री में पढ़ते हो ना, टेंजेंट करके निकल रहा है, तो ये होता है टेंजेंट, जो मेन पॉइंट को छू के जा रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको छू के जो जा रहा है, ठीक है, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये जो छू रहा है ये तो बेसिकली क्रॉस कर रहा है, मतलब वहां से यहाँ से आ रहा है, ठीक है, उसका मतलब मेन सोर्स से आ रहा है, वो टच नहीं करता। अच्छा और एक लाइन बनाना चाहिए हम लोगों को जो और थोड़ा सा दूर से निकलेगा, कुछ इस तरह का। तो ये रहा आपका, एक सेकेंड, ये रहा आपका IC4, ठीक है, ये रहा आपका IC3, ये रहा आपका IC2 एंड ये रहा आपका IC1। अब सर कहना क्या चाहते हो? सर कुछ नहीं कहना है, सिंपल बात हो गया ना। अब इसमें एक चीज़ ड्रॉ कर लेना चाहिए, ये जो गुड्स एक्स और गुड वाई का क्वांटिटी कि कितना कितना लेते हो आप, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेना चाहिए था मुझे।
तो वो भी मैं डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पर। एक्चुअली मैं पहले इसको क्यों ड्रॉ कर लिया, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अब ये वाला पॉइंट को समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब गुड एक्स और गुड वाई, ठीक है, इधर गुड वाई दे दो, इधर गुड एक्स दे दो, जो भी प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हो सोसाइटी से या मार्केट से। तो गुड एक्स और गुड वाई आप कितना क्वांटिटी ले रहे हो, ठीक है, इस पॉइंट में जाके वो दोनों क्वांटिटी आपका बजट लाइन ए बी के साथ मैच कर गया। और आपका IC3 जो है, इंडिफरेंस कार्व जो 3 वाला पॉइंट है, वो एग्जैक्टली आपका इस पॉइंट को छू के निकल रहा है। सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली कौन से कार्ब आपको छू के जा रहा है, IC3। IC4 आपका आउट ऑफ बजट है, IC2 एंड IC1 आपका अंडर यूटिलाइजेशन है। क्या है सर आपका अंडर यूटिलाइजेशन, मतलब IC2 और IC1 जो है इस पॉइंट में आपको एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम हुआ एग्जैक्टली मतलब जितना पैसा था, जैसे मैं आपको 2 मिनट पहले समझा रहा था ना, इफ यू हैव 2000 रुपीज और आपको पूजा के टाइम पे बोला कि बेटा नया कपड़ा खरीद लेना एंड यू वांट जीन्स एंड टी शर्ट, ठीक है, तो जीन्स टी शर्ट ऐसे खरीदना है जिसमें आप पूरा सेटिस्फाई भी होंगे, है ना, आपका पूरा सेटिस्फैक्शन लेवल रहेगा क्वालिटी वाइज, ठीक है। तो आपने जैसे सोचा था कि भाई 1500 का जीन्स एंड 500 का टी शर्ट आपको मिल गया, एग्जैक्टली जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ। कौन से लाइन पे हुआ सर, 2000 का बजट था और जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ। विच लाइन, IC, अरे बोलो सर समझ में आ रहा है तो, IC3 में हुआ ना ऐसा, IC3, ठीक है, IC। लेकिन सर आपका चाह क्या था, आपका चाहत था मोस्ट प्रोबेबली IC4, योर डिजायर। अरे ऑब्वियसली सर ये तो मानना ही पड़ेगा, दुकान में कोई जाता है तो नो डाउट जो महंगा होता है ना, दुकानदार को भी पता होता है ये थोड़ा मैं महंगा रखूंगा बट ये मैं उसी कस्टमर से उठाऊंगा जो इसको पे कर पाएगा। तो आपका डिजायर था IC4 बट आउट ऑफ बजट था, ये आपका डिजायर था बट ये आउट ऑफ बजट है। IC4 में जो जीन्स टी शर्ट बिक रहा है ना मार्केट में वो महंगा है, जैसे मानो कि मे भी हो सकता है पेपे है, ठीक है, मे भी हो सकता है ब्रांडेड मुस्टैच है, समथिंग लाइक दैट, जिसका जीन्स स्टार्टिंग ही होता है 2500 से, एक जीन्स का मिनिमम प्राइस स्टार्ट होता है 2500 से, बट आपका बजट तो 2000 है। मतलब इसमें अगर आपको जीन्स टी शर्ट लेना है तो आपका बजट को 3000 करना होगा। तो 3000 का बजट मतलब IC4, बट आप IC4 में नहीं पहुंच सकते बिकॉज आपके पॉकेट अभी 2000 ही अलाउ करता है आपको। और आपको पहले ही बोला गया था कि आप अपना इनकम चेंज नहीं कर सकते। कोई बोलेगा जज्बाती हो जाएगा, नहीं मैं अपना इनकम बढ़ा दूंगा, अरे ऐसे थोड़ी होता है सर। 2-2 मिनट में भी 2000 सुन के ऐसा लग रहा है, अगर 2000 की जगह 2 लाख होता तो, हाँ 2 लाख की जगह 2 करोड़ होता तो, है ना। सबका अपना अपना इनकम के हिसाब से वो लोग अपना बजट बना लेता है, सबको पता है कि किसके घर में क्या बजट है ना। सबको पता है कि दिवाली में हम लोग कितना खर्चा करेंगे, काली पूजा में कितना खर्चा करेंगे, कितना गेस्ट को बुलाएंगे, कोई शादी करता है बर्थडे करता है कितने लोगों को बुलाएंगे, कितना खर्चा करेंगे, अनलिमिटेड थोड़ी होता है। हाँ अंबानी के पास भी अनलिमिटेड नहीं है, इतना बड़ा आदमी है, हाँ ऐसा नहीं होता, उसका भी अपना बजट होता है। हाँ कोई बोलेगा सर किसी का बड़ा बजट होता है किसी का छोटा बजट होता है, दैट्स डिफरेंट, बट बजट के हिसाब से ही सबको चलना पड़ता है। तो IC3 एग्जैक्टली बजट को कवर करता है, IC4 इच्छा तो था बट जा नहीं सकते, ठीक है, बुलाती है पर जाने का नहीं, मतलब IC4 क्या है सर, बुलाती है पर जाने का नहीं, क्यों, बिकॉज बजट साथ नहीं देगा, है ना। और IC2 जो है ये आपको पसंद नहीं आ रहा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कि आपको शायद पसंद नहीं आ रहा है बिकॉज आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हो, आपके पास जितना पैसा है 2000 का, वो पैसे से आपको जो चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। देयर इज IC2 एंड IC1 तो और भयंकर सिचुएशन, एकदम ही अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ बजट। समझ में आ रहा है सर, हेलो, हाँ सर, आ रहा है ना समझ में। तो यही है बस, अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से बजट लाइन को यूज करना। और सेटिस्फैक्शन क्या डिनोट करता है, IC, इंडिफरेंस कार्व, अलग अलग इंडिफरेंस कार्व अलग अलग सेटिस्फैक्शन, अलग अलग इंडिफरेंस अलग अलग सेटिस्फैक्शन, लेकिन बेस्ट सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है IC3 के थ्रू से, ठीक है। और ये बात हमेशा याद रखना, हाईएस्ट इंडिफरेंस कार्व ऑलवेज हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है द हाईएस्ट इंडिफरेंस सर कर्व टू विच द, हाँ बोलो बोलो सर। सर जब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है तब तो वो माइनस में जाने लगता है ना। माइनस पे बोले तो
तो जो सेटिस्फेक्शन अगर अगर हम लोग वो कंज्यूम ज्यादा करते रहे तो सेटिस्फेक्शन तो माइनस में जाता रहता है ना, मार्जिनल जो सेटिस्फेक्शन होता है। नहीं, तुम तो यहाँ पर वो यूटिलिटी के साथ ऐड कर रहे हो, इसको यूटिलिटी के साथ मत जोड़ो। यूटिलिटी तो अल्फ्रेड मर्सेल सर का कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट को मार्ज मत कर दो सर, दोनों अलग चीज़ें हैं। ये दोनों चीज़ों को एक साथ सोचोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आई अंडरस्टैंड तुम्हारा जज्बात, मैं समझ गया। अरे आप जो बात कर दिए ना, वो देखो सर, ये अल्फ्रेड मर्सेल सर का कॉन्सेप्ट है। ये जो पूरा कंज्यूमर बिहेवियर का कॉन्सेप्ट है, ये दो इंसान के अप्रोच में बना हुआ है। एक अप्रोच कार्डिनल अप्रोच, अदिति ध्यान से सुन, और एक अप्रोच ऑर्डिनल अप्रोच, दोनों ही कंज्यूमर बिहेवियर है। बट अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी कैन बी मेजर्ड एंड कंपेयर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ठीक है, कि कितना मिल रहा है, 10 ठो, 8 ठो, या कितना पैसे का है, 10,000, 8,000, 6,000, समथिंग लाइक दैट। द यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विच इज ए कंज्यूमर रेडी टू पे, जो मर्सेल का कहना है। इसमें आपका वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है जो आप बता रहे हो, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला, कि जितना मैं ज्यादा खरीदना चाहता हूं उतना मेरा यूटिलिटी कम होता जाता है। वो डीएमयू का कॉन्सेप्ट है, दैट्स अ मार्शल का बात। बट अभी जो बात हम लोग कर रहे हैं वो मार्शल का नहीं है, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी है जो हिग्स एंड एलन ने कहा है। इसमें क्या बात है सर, सेटिस्फैक्शन लेवल का बात है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर बोला था 2 कप टी इक्वल्स टू 1 कप कॉफी, किसी को 1 कप कॉफी पी के अच्छा लगता है, किसी को 2 कप चाय पी के अच्छा लगता है। दिस इज सेटिस्फैक्शन लेवल। और इस सेटिस्फैक्शन को समझाने के लिए उन्होंने आईसी को यूज किया। अगर अगर बाई चांस आपने आईसी का पहला क्लास, अगर आई थिंक आपने था, लेकिन अगर बाई चांस मिस किए हो ना आईसी का, मतलब इंडिफरेंस कर्व का इससे पहले वाला जो क्लास है, उसको जरूर एक बार देखना, जिसमें इंडिफरेंस कर्व क्या है, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसको पूरा समझाया गया है। अगर बाई चांस नहीं किए तो एक बार जरूर गो थ्रू करो उस लेक्चर्स को। समझ में आ रहा है अद्विति? हाँ सर। आप दोनों चीजों को मिक्स मत करना, ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। दोनों कॉन्सेप्ट दोनों ही कंज्यूमर बिहेवियर को दर्शाता है, बट एक कॉन्सेप्ट कार्डिनलिटी को। देखो ना, इसे तो आप लोग, हम लोग भी अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि कुछ चीजें, जैसे मानो कि अगर आपको कोई ग्रोसरी दुकान में बेचता है, ठीक है, दोनों चीजें देखो, दोनों कॉन्सेप्ट आपको अभी समझ में आएगा। आप ग्रोसरी दुकान में जाते हो, अगर आपको अचानक से बोलते हैं कि एक तेल का पैकेट लेना है आपको, तो एक पैकेट ऐसे दिख रहा है 1 लीटर तेल, ऐसे 1 लीटर है, बट उस पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है प्लस 500 ग्राम फ्री। सर ऐसे देखते हो कि नहीं देखते? 1 लीटर का पाउच है और उसमें लिखा होता है प्लस 500 ग्राम फ्री या 500 हाफ लीटर फ्री, तो आप क्या बोलते हो कि जब जिसमें 500 ज्यादा दे रहे वही दे दो? ऐसे बोलते कि नहीं हाँ बोलते हम सर। लोग, है ना? हाँ, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या आप सेटिस्फैक्शन लेवल से सोच रहे थे या क्वांटिटी से देख रहे थे? क्वांटिटी को देख रहे थे। ये क्वांटिटी से देख रहे थे, है ना? तो ये मर्सल का सोच है, ये दोनों सोच चलता है, बट मर्सल इसमें बात किया था अल्फ्रेड मर्सल सर ने। और हिग्स एलन का सोच क्या है? इनका सोच है कि भाई मैं, जैसे 1 लीटर तेल लेना है ना, जो तेल आपको पसंद है वही तेल आप यूज करोगे, ठीक है, जिसको आपको लगता है कि आपके फैमिली के हार्ट के लिए अच्छा है ना, गुड फॉर हार्ट। टीवी में ऐड भी आता है ना, जैसे क्या नाम बताऊं, क्या क्या कंपनी का नाम बताओ ना सर, जो फेमस फेमस तेल का कंपनी है, जैसे एक नाम कोई तो बताओ सर, मुझे याद नहीं आ रहा है तेल कंपनी का नाम। फॉर्च्यून, हाँ चलो, बंगाल में बहुत चलता है, हमारे इधर बंगाल में फॉर्च्यून बहुत चलता है। फिर आपका और भी फेमस फेमस कुछ है, कोई बोलते हैं मुझे कि बुलेट ही दो, बुलेट ऑयल बोल के गाता है, किसी को इंजन ऑयल पसंद है, ठीक है, सरसों तेल या इस तरह का बात कर रहे हैं, तो कोई बोलता है मुझे इंजन ऑयल चाहिए, कोई बोलता है मुझे बुलेट चाहिए, कोई बोलता है मुझे फॉर्च्यून चाहिए, उसमें उसको फ्री वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा फ्री समथिंग लाइक दैट, बिकॉज उनको सेटिस्फैक्शन है ये वाला तेल यूज करके, वो ज्यादा दाम देके भी लेके जाएगा, या फिर जो भी उसका रीजनेबल प्राइस है वही देके लेके जाएगा। तो इट्स ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट में फर्क अलग है, ठीक है। ऑर्डिनलिटी ज्यादा ज्यादा करके ऐसा नहीं करते, ऑर्डिनलिटी पे बस बात ये होता है कि जब बजट का बात आता है, तो आपको मैं अभी जो इंडिफरेंस कर्व का इक्विलिब्रियम समझा रहा था, कि देखो भाई सबको हमेशा अच्छा चीज ही पसंद आता है ना, बट अच्छा चीज क्या आपके बजट के अंदर है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अब आप शायद मेरे को पूछ सकते हो सर, ये जो अप्रोच अभी आपने सिखाया, ये जो आईसी एनालिसिस विद बजट लाइन, है ना, ये कहाँ काम आता है ना, मे भी आप मुझे पूछ सकते हो। सर अपने आप को ना एक कंपनी का मैनेजर समझो, ठीक है, सोचो कि आप कंपनी का
मतलब या फिर आप खुद को एक एंटरप्रेन्योर समझो, है ना, जस्ट फील दैट यू आर एन एंटरप्रेन्योर। आप मार्केट को बनाना चाहते हो। अच्छा, आप लोग ओयो के नाम सुने हो सर? ओयो, नाइका, नाइका का स्टॉक मार्केट में आज लिस्टेड हुआ, नाइका के बारे में एनी आइडिया सर? अरे बोलो सर, ये सब फेमस ब्रांड है, सुने होंगे जरूर। कि नहीं सुने, बोलो। हाँ सर, सुना है। ज्यादातर लग्जरी ब्रांड्स ही बेचता है नाइका, थोड़ा हाँ एक्सपेंसिव। मतलब बेसिकली इसका जो मेन बिजनेस है, मतलब ये बेसिकली एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू से ये अपना प्रोडक्ट सेल करता है। मतलब जैसे कि कॉस्मेटिक्स का मार्केट है इनके पास, कॉस्मेटिक्स या फिर अपैरल्स भी बेचता है। तो ये नाइका है। नाइका रिसेंटली स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ। एक एक शेयर का दाम जब वो आईपीओ में लाया था 1000 का था, अभी वो 2200 में लिस्टेड हुआ। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 1000 रुपीज के आसपास, 1000 नहीं 800 या 900 के आसपास का उसका लिस्टिंग गेन हुआ है। ठीक है, जो हम लोग स्टॉक मार्केट क्लास में भी इसका डिस्कस किया था। तो मैं आपको अभी स्टॉक मार्केट नहीं समझा रहा हूँ, मैं बस आपको एक इकोनॉमिकल अप्रोच समझा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का एक अप्रोच कि जो नाइका चलाते हैं, ठीक है, सपोज मानो जो नाइका बनाते हैं, तो नाइका को चलाने के टाइम पे या नाइका के जैसे कंपनीज को बिल्ड करने के टाइम पे इसके मन में क्या चलता है, कंज्यूमर बिहेवियर चलता होगा कि नहीं चलता होगा? टेल मी सर। कंज्यूमर बिहेवियर इनके मन में चलता होगा कि नहीं चलता होगा? ये देखो, ये सब जो ऑफर देता है ये एज पर कंज्यूमर बिहेवियर, 40% ऑफ, 50% ऑफ, अंडर 499, 999, क्या है ये सब? दीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। आपको जान के अच्छा लगेगा, वो एक्चुअली क्या सोचता है जानते हो? वो दोनों चीज को एक्चुअली मार्ज करना चाहता है। कोई भी दुकानदार क्या चाहेगा? मैक्सिमम सेल। हाँ सर, मैक्सिमम सेल, मैक्सिमम प्रॉफिट, यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। है ना? किसी भी बिजनेसमैन का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, भाई हमें मैक्सिमम सेल करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट करना है। तो जैसे नाइका का मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, बिकॉज द वेरी फेमस कंपनी ब्रांड रिसेंट, मतलब इन रिसेंट ट्रेंड में, तो इसके पास अलग अलग ब्रांड दिखता होगा। ठीक है, इसके पास अलग अलग कॉस्मेटिक्स बिकता होगा। तो ये क्या चाहता है कि भाई इसका एक अलग कस्टमर ग्रुप इसने बनाया। ठीक है, जो कस्टमर ग्रुप को ये बेसिकली टारगेट कर रहा है, जो कंज्यूमर ग्रुप को टारगेट कर रहा है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे हो रहा है, कि भाई कंज्यूमर का बजट जितना है वो मैं ही लूंगा। मतलब हर एक फैमिली का अपना अपना बजट होता होगा, है ना सर? हर फैमिली का अपना बजट होता होगा। तो वो चाहते हैं कि हमें वो फैमिली मिल जाए, ठीक है, या वो पर्टिकुलर कस्टमर मिल जाए जो IC3 में आ जाएगा। मतलब उसके पास जितना कॉस्मेटिक्स का बजट है वो पूरा का पूरा मुझे ही दे दे। अब शायद आप बोलोगे सर वो तो IC4 के बारे में भी सोचता होगा। हाँ सर, वो IC4 के बारे में भी सोचा है, बट उसके बाद ना वो मार्केट को भी एनालिसिस किया कि वो जिस एरिया में मार्केट को चला रहे हैं, या फिर इंडिया, पहले वो इंडिया सोचा, फिर वो बंगाल सोचा, जहां जहां उसका दुकान चलता है। जैसे नाइका एक ऐसा ब्रांड है जिसका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, तो चाहे वो इंडिया में बिक रहा है, बंगाल में बिक रहा है, तो वो देखेगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में कैसे लोग रहते हैं, उनका कंज्यूमर स्पेंडिंग कैसा है, ठीक है, कितना बजट अपने पूरा इनकम का खर्चा करना पसंद करता है। तो उसके हिसाब से वो IC3 लाइन को चूज कर सकता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट रेंज 499, 599 ऐसे आसपास के होना चाहिए, कम से कम मंथली 2000 का प्रोडक्ट का सेल मैं कर दूं पर कस्टमर को। ठीक है, तो वो इस तरह का फील करता है, बिकॉज उसको पता होता है कि कस्टमर कितना बजट देखता है और उसके बेसिस में कितना सेटिस्फैक्शन उनको मिल सकता है। इसीलिए अगर आपको मार्केट में रहना है, अगर आपको मार्केट में सेल करना है, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली बड़ा हेल्प करता है। समझ में आ रहा है सर? कस्टमर का बजट के साथ उनका सेटिस्फैक्शन लेवल दोनों को जब आप एक जगह में मार्च कर देते हो ना, तो आपका दुकान एकदम टॉप लेवल में जाएगा। लेकिन इसके लिए रेगुलर एनालिसिस करना पड़ता है, रेगुलर एनालिसिस। ये सब किताबी बात नहीं है सर, दिस इज नॉट जस्ट अ किताबी बात, इट्स नॉट जस्ट अ बुकिश लैंग्वेज और ग्राफ है जो एग्जाम में आता है दे के आ जाएंगे, नहीं। रियल में ये लोग यूज करता है, तभी तो पढ़ाया जाता है, तभी तो पढ़ाया जाता है। क्यों दिया जाता है ये सब चीजें, डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर? बिकॉज रियल लाइफ में बड़ा यूज है ये सब चीजें का। अब जो यूज करता है वो बड़ा बनता है, और जिसको लगता है नहीं सिर्फ किताबी बात है, छोड़ दो बाद में देखा जाएगा, उनके लिए अलग बात सर। बोलो सर, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, क्लियर है। ओके सर।
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर आईसी एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस देखे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखे। तो बेसिकली सिंपल बात है, इस पूरा कॉन्सेप्ट का एक ही कंक्लूजन निकलेगा कि आप अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ढूंढ लेते हो तो एज ए सप्लायर भी आपको हेल्प होता है ना। एज ए सप्लायर देखो भाई, कोई भी अच्छा एक सिंपल बात करते हैं, क्या कंज्यूमर कोई चीज परचेस करने के टाइम पे इकोनॉमिक्स के बारे में सोचता है क्या? वो सिर्फ इतना सोचते हैं कि मैं खरीद सकता हूँ कि नहीं खरीद सकता। आप कंज्यूमर का सोच देखो, कंज्यूमर का थॉट प्रोसेस में क्या चलता है, वो जस्ट इतना देखेगा कि क्या दाम है, क्या मेरे बजट के अंदर आता है कि नहीं आता। यस और नो? हाँ सर। यस। तो फिर ये सब एनालिसिस क्या कंज्यूमर घर में बैठे बैठे करता है? नहीं, ये तो सिर्फ वही करता है जो मार्केट में बिजनेस करता है। ये एक्चुअली बिजनेसमैन का सोच है, एंटरप्रेन्योर का सोच है, कंट्री का सोच है, कंट्री का जो इकोनॉमिक प्लानिंग होता है उनका सोच है। वो सोचते हैं बिजनेसमैन, मतलब बेसिकली जो बिजनेस सेटअप के साथ है वो देखता है कि कस्टमर क्या करेगा, तभी आप पढ़ते हो। कंज्यूमर थोड़ी बैठे बैठे नहीं IC4 में जाते हैं, IC3 में जाते हैं। सपोज पैंटालून्स में परचेसिंग कर रहे हो या शॉपर स्टॉप में गए हो, आप बैठे बैठे सोच रहे हो नहीं ये IC3 है, यही मैं करूंगा, ये IC2 है, ये मेरे अंडर प्राइस है। ऐसा कोई करता है? ये दुकानदार सोचते हैं, दुकानदार का सोच है, कस्टम मतलब बिजनेसमैन का सोच है ये सब, ठीक है। तो ये होता है सर। ओके, अब दुकानदार का बात इतना चल रहा है तो सप्लाई के बारे में तो बात होना चाहिए, बिकॉज सप्लाई वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इतना दिन में आप लोगों को समझ आ ही गया होगा सप्लाई क्या होता है। बट फिर भी थोड़ा ऑफिशियल लेवल में आपको बता देता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को मैं ऑलरेडी वीडियो वगैरह पहले ही शेयर कर दिया था, लेकिन अभी मैं लाइव में बताता हूँ कि सप्लाई क्या होता है, ठीक है। सर सप्लाई और क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है सप्लाई। सप्लाई मतलब जो सप्लायर है वो सप्लाई करता है प्रोडक्ट को, जो भी चीज़ें चाहिए आपको सप्लाई करेगा, सिंपल बात है। जैसे अभी मैं नायका का नाम कर रहा था, है ना। जैसे नायका फैशनेबल चीज़ें कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट सप्लाई करता है। जैसे रिसेंटली पेटीएम मार्केट में आया है सर, पेटीएम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो रहा है। इतना दिन वो एज ए प्राइवेट कंपनी मार्केट में चल रहा था, ठीक है। अरे क्या हो गया, नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना है, गलती से हो गया भाई, गूगल को बोल रहा था सर। ओके, जस्ट से फॉर एग्जांपल बहुत सारे कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते जा रहा है आजकल, जो ट्रेंडिंग मार्केट में है आजकल। ये देखो सब आ रहा है सर, जैसे ये सैफायर फूड्स, ये अभी चालू हुआ इसका, ठीक है। ये रेस्टोरेंट चेन है पेटीएम, सबसे बड़ा, इसका ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं मिला बट बहुत लंबा जाने वाला कंपनी है सर। शायद लिस्टिंग गेन बहुत जोर शोर से ना हो बट बहुत लंबा खेल खेलेगा, बिकॉज बहुत ही हाई वैल्यूड कंपनी है पेटीएम। तो ये जो भी कंपनी है, पेटीएम सर्विस देता है, प्रोडक्ट नहीं बेचता, ठीक है। पेमेंट सर्विस वगैरह बहुत सारा है इसके थ्रू से होता है, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजिकल पेमेंट टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स में पेटीएम अपना एक अलग ही नाम बनाया, हम सबको पता है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी अपना बिजनेस जब भी करता है तो वो कुछ ना कुछ सप्लाई करता है ना, या तो सर्विस या तो गुड्स, ठीक है। जैसे ये देखो ना, ये सब मैक्सिमम कोई रेस्टोरेंट चेन वाला है, कोई पेमेंट चेन वाला है। अदानी विल्मर, अभी मैं आपको तेल का बात कर रहा था, ये अदानी विल्मर तेल बेचता है। तेल मतलब बेसिकली ग्रोसरी आइटम, इस तरह का चीज़ें बनाते हैं अदानी विल्मर, इसका भी स्टॉक आने वाला है। FMCG गुड्स, ठीक है, अदानी ग्रुप है ना उसका है अदानी विल्मर, बांग्लादेश में बड़ा चलता है इनका, ठीक है, बहुत चलता है इनका, बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका अदानी विल्मर का। तो देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड, लॉट्स ऑफ कंपनीज। तो सप्लायर अपना प्रोडक्ट सेल करने के टाइम पे क्या सोचता है सर, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सप्लाई समझना पड़ेगा, बेसिक इकोनॉमिक्स का नॉलेज है। मीनिंग ऑफ सप्लाई चलो देखते हैं। तो टर्म सप्लाई रेफर्स टू अमाउंट ऑफ ए गुड और सर्विस, अमाउंट ऑफ ए गुड और सर्विस, या तो गुड्स बेचोगे या तो सर्विस बेचोगे, दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट। प्रोड्यूसर्स जो है वो मार्केट में क्या बेचने लायक बना रहे हैं, सिंपल बात है, दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट। प्रोड्यूस भी करेगा और ऑफर भी करेगा एट वेरियस प्राइस, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग दाम, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। सप्लाई एक फ्लो की तरह काम करता है, सप्लाई एक फ्लो की तरह काम करता है। बात जब फ्लो का हो गया तो आपको मुझे फिर से एक बार बताना चाहिए सर, इकोनॉमिक्स में दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स और एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। सर सप्लाई फ्लो है, सप्लाई फ्लो है, सप्लाई इज ए फ्लो, द स्टॉक इज नॉट सप्लाई, बिकॉज सप्लाई इज द पार्ट ऑफ स्टॉक। जो स्टॉक होता है वो सप्लाई नहीं है, बट बिकॉज सप्लाई इज द पार्ट ऑफ स्टॉक। सप्लाई जो होता है वो फ्लो होता है।
अब आपके मन में चल रहा है सर फ्लो और स्टॉक समझा दो। सर आप लोग नदी देखे हो, रिवर, रिवर देखे हो कि नहीं? गंगा मैया तो देखे ही होंगे, अरे बोलो सर। हाँ सर। है ना? अगर मैं आपको थोड़ा नेचुरल लेवल में बात करूं, अच्छा ये तो समझ में आ ही जाता है आप लोगों को कि जब भी मैं ऐसा ऑकवर्ड सवाल पूछता हूं तो आप ऐसे नहीं सोचना कि मैं कुछ बोका बोका बात करूंगा, जरूर उसके पीछे कुछ तो छुपा हुआ है सर। रिवर वर्सेस लेक, अच्छा चलो लेक ही देखते हैं। रिवर वर्सेस लेक वर्सेस पॉन्ड, अच्छा चलो अच्छा, पता नहीं मुझे इतना डिटेल्स नहीं चाहिए, जस्ट आपको एक एग्जांपल देना है। चलो ये लेक पॉन्ड हो गया, नहीं आई नीड रिवर वर्सेस, अच्छा ठीक है चलो कुछ तो आइडिया मिल जाएगा यहाँ से। अच्छा ये तालाब है, पॉन्ड है, पॉन्ड में जो पानी होता है ये स्टॉक होगा कि फ्लो होगा, इतना बता दो मुझे। सर वो फ्लो होगा क्योंकि स्टॉक फ्लो से ज्यादा होता है। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पॉन्ड के अंदर जो होता है वो स्टॉक है या फ्लो है? तो फ्लो है। फ्लो है, तो फिर रिवर में जो है वो वो स्टॉक है। कैसे? रिवर का पानी स्टॉक है? रिवर में फ्लो हो रहा है। सर रिवर में फ्लो हो रहा है ना, अब बात को समझो। रिवर में जो पानी होता है वो फ्लो होता है, और पॉन्ड में जो पानी आपको दिखता है वो एक्चुअली स्टॉक होता है। इट्स काइंड ऑफ दैट कि अगर मैं आपको अभी पूछूं कि सर आपकी पॉकेट में कितना पैसा है, हाँ कोई मुझे बताएगा? शोभिक कौन है जो मुझे बता सकता है कि पॉकेट में कितना पैसा है अभी? मन्नान, कोई भी बताओ कितना पैसा है पॉकेट में, जल्दी बोलो। 100 रुपीज, 200 रुपीज, 1000, 1 लाख, जो भी है बताओ। किसी का आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है चलो मैं मान के चलता हूँ कि किसी के पास अगर अभी, जैसे मानो आदित्य की बात कर लेते हैं, क्या हो गया भाई, ठीक है, तो अगर किसी के पास अगर करेंटली 1 लाख रुपीज है पॉकेट में तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज स्टॉक, ठीक है। बट अगर मैं किसी को पूछूं कि भाई पूरा मंथ में तुम्हारे पास कितना पैसा इनकम, तुम कितना मंथली कमा लेते हो, तुम ईयरली कितना कमा लेते हो, ठीक है, ईयरली इनकम, ईयरली इनकम एक फ्लो की तरह होता है ना। लेकिन अगर मैं अभी पूछूं कि भाई अभी कितना है तो वो स्टॉक हो गया। तो सप्लाई भी ना वैसा ही एक चीज है जो फ्लो की तरह होता है। दुकान में ये हमेशा सिमिलर लेवल पे नहीं रहता, जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होगा तो और फ्लो बढ़ जाएगा। तो सप्लाई सिंपल है, सप्लाई से फ्लो नदी की तरह है, चलता जाता है सर, ठीक है। जब बहुत ज्यादा बारिश होता है फ्लो इसका और बढ़ जाता है, जैसे नदी में बारिश के टाइम पे फ्लो बढ़ जाता है ना, वैसा ही, ठीक है। तो सप्लाई इज अ फ्लो। 10 स्टॉक इज नॉट सप्लाई। अगर आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है दुकान में वो आपका सप्लाई नहीं है, ठीक है, बिकॉज सप्लाई इज ए पार्ट ऑफ द स्टॉक। सप्लाई जो है वो स्टॉक का पार्ट है, सिंपल बात है, ठीक है। तो सप्लाई इज ए फ्लो, याद रखिएगा। अब आपको मैं कुछ और पॉइंट बताता हूं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, जैसे आप लोग डिमांड के बारे में पढ़े हो वैसा ही सप्लाई के बारे में जान लो। सप्लाई का एक इक्वेशन होता है सर, सप्लाई इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ पी पी आर पी एफ टी जी ई ओ। सर ये क्या हो गया सर? डिमांड के ऊपर पढ़े थे ना, डिमांड इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ पी पी आर वाई टी ई ओ, ऐसा था, याद है किसी को? अरे पी पी आर वाई टी ई ओ ये डिमांड में पढ़ा गया था। सिमिलरली मैं अभी आपको सप्लाई में बता रहा हूं कि सप्लाई इक्वल्स टू पी पी आर पी एफ टी जी ई ओ। सर ये क्या है? सर कुछ नहीं है, सिंपल बात है। सप्लाई तुम किस पे डिपेंड करते हो? सप्लाई किसी भी चीज का सप्लाई, चाहे वो सर्विस हो या गुड्स, किस पे डिपेंड करता है? सर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। मतलब जिसके ऊपर डिपेंड करके सप्लाई होता है उसको फंक्शंस ऑफ सप्लाई बोला जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको फंक्शंस ऑफ सप्लाई भी बोला, जैसे मैथ्स में होता है ना फंक्शन बोल के एक चैप्टर होता है, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पर फंक्शंस ऑफ पी, फंक्शंस ऑफ पी मतलब फंक्शंस ऑफ प्राइस, प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है सप्लाई होगा कि नहीं होगा। सर रिलेटेड गुड्स का दाम, यस वो भी इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड गुड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट सप्लाई होगा कि नहीं होगा। सर पीएफ क्या है? सर पीएफ मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या है? पीएफ मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये प्रोडक्शन सॉरी एक सेकेंड सर, ओहो मैंने पानी नहीं लाया, थोड़ा मुझे पानी लाने दो ना, एक सेकेंड सर होल्ड करना प्लीज।
सर मेरा आवाज आ रहा है क्या आप लोगों को? हेलो, हाँ सर, आ रहा है। आ रहा है ना? ओके। देखो, प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? कोई भी चीज को बनाने का खर्चा, सिंपल बात है सर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब सिंपल बात है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आ जाता है सर, मतलब प्रोडक्ट का बनाने का कॉस्ट जो है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हो। तो जो चीज़ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो चीज़ मार्केट में सप्लाई होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा टी फॉर आ जाता है टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट का पॉलिसी, एंड ई फॉर हो जाता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। ओ के अंदर आ जाता है अदर फैक्टर्स। सर थोड़े डिटेल्स में बताओगे? ओके सर, थोड़े डिटेल्स में बताते हैं, सुनो ध्यान से, डिटेल्स में ही बताते हैं, ध्यान से सुनना। तब कोई भी प्रोडक्ट दुनिया में कोई भी चीज़ ले लो, ठीक है, चाहे वो मतलब सिंपल खाने का चीज़ें हो, या फिर कोई सर्विस वाले मैटर हो, रेस्टोरेंट वाले मैटर हो, पेटीएम जैसे सर्विसेज हो, वट एवर, नायका जैसा फैशनेबल प्रोडक्ट हो, जो भी आपको चाहिए, हर चीज़ का सप्लाई के पीछे ये फंक्शन काम करता ही करता है। ये बिजनेस को समझने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो चीज मार्केट में सप्लाई होगा उसका प्राइस क्या है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन सप्लाई इंक्रीजेस। सर क्या बात कर रहा है, डिमांड का जस्ट ऑपोजिट बात करेगा ये। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन सप्लाई इंक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस देन सप्लाई डिक्रीजेस। जब कोई भी चीजों का दाम बढ़ता है तो उसका सप्लाई भी बढ़ता है, दाम कम होता है तो सप्लाई भी कम होता है। सर डिमांड क्या बताता है, एक बार मैं आपको बस रिकॉल करने के लिए बोलूंगा, डिमांड क्या बताता है, बोलो ना, कोई भी बोलो, डिमांड क्या कहता है? अरे सृजिता, अर्पिता, कोई तो बताओ, लोग कनेक्टेड होगी नहीं, किसी का भी आवाज नहीं मिल रहा है मुझे। प्रज्ञा, नमिता, डिमांड क्या बताता है? प्राइस को लेके डिमांड क्या बताता है? व्हाट इज द रूल, मतलब लॉ ऑफ डिमांड या रूल्स ऑफ डिमांड क्या है? सर, when price is increased, demand is decreased. यस, और साथ में एंड वाइस वर्सा, And when vice versa. price, yes sir, when price increase demand decrease, and when price decrease demand increase, ये डिमांड बताता है ना। लेकिन जब आप सप्लाई पढ़ रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है सर यहाँ पर? यहाँ कहता है कि प्राइस इंक्रीजेस देन सप्लाई इंक्रीजेस, दाम बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीज करेगा देन सप्लाई भी डिक्रीज करेगा। तो फिर तो डिमांड के साथ तो क्लैश हो जा रहा है ना सर, जस्ट क्लैश हो जा रहा है। डिमांड वाले जैसे सोचते हैं, सप्लायर वाले जस्ट ऑपोजिट सोचते हैं। कंज्यूमर ऐसे सोचते हैं कि दाम कम होगा तो मैं ज़्यादा लूंगा, सप्लायर ऐसे सोचते हैं दाम बढ़ेगा तो मैं ज़्यादा बेचूंगा, दाम कम होगा तो मैं ज़्यादा बेचूंगा नहीं। लेकिन क्या अल्टीमेटली क्या होता है, ये डिमांड और सप्लाई के बीच में लड़ाई चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट में एक इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है, जिसको डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, और फिर प्रोडक्ट का दाम डिसाइड हो जाता है, ठीक है। ये वाला एक एरिया मार्केटिंग एंड रेवेन्यू चैप्टर में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं फिर से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बात ध्यान से समझना है सर, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जब बाकी सभी चीज़ों को कांस्टेंट रखना है, जैसे कि रिलेटेड गुड्स का दाम। कांस्टेंट का मतलब क्या, जब हम लोग प्राइस से बात कर रहे हैं तो बाकी चीज़ों को कांस्टेंट कर दो, जैसे कि रिलेटेड गुड्स का प्राइस को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, टेक्नोलॉजी को, गवर्नमेंट पॉलिसी को, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस को, अदर फैक्टर्स को, सभी चीजों को कांस्टेंट कर दो, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या कांस्टेंट। जब प्राइस इंक्रीज करेगा सप्लाई इंक्रीज करेगा। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि प्राइस इंक्रीज करने से सप्लाई इंक्रीज करता है? सर एक्चुअली जो दुकानदार होते हैं, जैसे एक सिंपल बात आपको अगर मैं पूछूं, अगर आपको बोला जाए भाई सॉल्ट का बिजनेस करोगे कि गोल्ड का, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपके पास दोनों बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी है, यू हैव अपॉर्चुनिटी टू डील विथ बोथ द बिजनेस, बट आपको कोई एक को चूज करना है, क्या चूज करोगे, सॉल्ट या गोल्ड? बोलो ना, सॉल्ट चूज करोगे कि गोल्ड चूज करोगे? मुझे सिर्फ आदृति का ही आवाज आ रहा है, बाकी लोग है या नहीं? किसी का भी मुझे आवाज नहीं मिल रहा है।
अगर आपको, हाँ संपत बोल, सॉल्ट या गोल्ड दोनों में से अगर किसी एक को चूज करना है तो क्या चूज करेगा? मतलब अपॉर्चुनिटी दोनों चीजों का है। गोल्ड। क्यों? কারণ স্যার গোল্ডের প্রাইস বেশি আর ইয়ে কিছু বেশি হবে। मतलब तुम बेसिकली यही सोच रहे हो कि गोल्ड का बिजनेस में तुम्हें ज्यादा मार्जिन मिलेगा, है ना? ज्यादा मार्जिन मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट करने का चांसेस रहेगा। सॉल्ट के बिजनेस में आपको प्रॉफिट कम होगा, बिकॉज सॉल्ट सस्ता है, गोल्ड महंगा है ना? सिंपल से लॉजिक आपके मन में चल रहा होगा कि भाई इस सब बिजनेस में आपको ज्यादा मार्जिन रहेगा, ज्यादा प्रॉफिट करने का चांसेस होगा। सॉल्ट डीलिंग्स में आपको इतना मौका नहीं मिलेगा। सेल हो जाएगा बहुत, शायद आप इतना गोल्ड नहीं बेच पाओगे जितना सॉल्ट बेच दोगे, लेकिन फिर भी सॉल्ट बेच के आपको उतना। এটা সল্ট সল্ট হচ্ছে সবসময় দরকারি জিনিস, আর গোল্ডটা সবসময় দরকার লাগছে না। हाँ এদিকটা দেখতে গেলে সল্ট কাজের জিনিস, हाँ বেশি সেল হবে। हाँ ऑब्वियसली, बट फिर भी प्राइस इसका सस्ता है ना। ये लो प्राइस वाला प्रोडक्ट है और ये हाई प्राइस वाला ওই দিক प्रोडक्ट है। থেকে নিজের মানে জিনিসটাকে ইয়ে করতেও সুবিধা হবে, বেচতেও सुविधा। हाँ तो एक्चुअली दुकानदार का क्या सोच चलता है, देखो सॉल्ट के साथ गोल्ड का कंपैरिजन होना नहीं चाहिए, दोनों अपने अपने जगह में अलग टाइप ऑफ बिजनेस है। बट यहाँ पर मैं एक सप्लायर होने के नाते जस्ट एक एग्जांपल कोशिश कर रहा था आपको समझाने का कि अगर आपको दोनों चीज बेच के प्रॉफिट होता है, अगर दोनों का मार्केट आपको दिखता है, आपके पास दोनों चीज बिजनेस करने का पैसा है, आप क्या करोगे? सॉल्ट लोगे कि गोल्ड लोगे? तो कोई बोलेगा सर मैं दोनों ले लूंगा। नहीं, मैं अगर बोलूँ कि कोई एक चूज करना है तो आप गोल्ड के साथ जा रहे हो। क्यों? बिकॉज थोड़ा हाई प्राइस प्रोडक्ट है। अगर यही गोल्ड कल सस्ता हो जाए तो आप क्या बोलोगे? नहीं, गोल्ड का बिजनेस में कुछ नहीं है ना? तो जो चीज सस्ता होता है ना, उस चीजों में बिजनेस करने में मजा नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए दुकानदार हमेशा महंगा बेचना पसंद करता है हर चीज में। जितना महंगा वो बेचेगा उतना ज्यादा मार्जिन होने का चांसेस या प्रॉफिट करने का चांसेस दुकानदार को रहता है, जितना महंगा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जैसे देखो ना, जो गाड़ी सेल करता है, जो कार का सेल करता है, वो महंगा होता है ना। एक कार बेचोगे 5 लाख कम से कम का उसका प्राइस हो जाता है। ठीक है, 5 लाख का गाड़ी सेल करके आपको 2 लाख 3 लाख का प्रॉफिट होता है ना? तो अगर आप एक गाड़ी सेल करके 2 लाख कमाते हो तो फिर आपको ज्यादा मजा आ रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ काम कर रहा है, जब प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होता है बेचने में मजा आता है। तो जो सप्लायर होता है ना, वो हमेशा ही चाहता है कि जब प्राइस इंक्रीज करेगा सप्लाई इंक्रीज करेंगे, जब प्राइस कम हो जाता है ना तो सप्लाई डिक्रीज हो जाता है। दुकानदार की तरफ से सोचो, एक बिजनेसमैन की तरफ से सोचो सर, तो आपको समझ में ज्यादा मजा आएगा। जैसे ये सोना का दाम जब भी बढ़ जाता है दुकानदार को बड़ा मजा आता है। जैसे पुराने दाम में, अगर जैसे जो गोल्ड डीलर्स होते हैं ना, बिकॉज गोल्ड के प्राइस में हमेशा फ्लक्चुएशन चलता है ना? गोल्ड के प्राइस में हमेशा फ्लक्चुएशन चलता है, तो गोल्ड डीलर्स को बड़ा मजा आता है। मजा भी आता है और दुख भी होता है। क्या होता है, जब हाई प्राइस में खरीद के बाद में लो प्राइस में बेचना पड़े तो दुख की दिन, और जब लो प्राइस में खरीद के बाद में हाई प्राइस में बेचने का मौका मिलता है तो उसको अच्छा होता है, मजा आता है। जैसे ये देखो, ये वाइजैक का रेट निकल गया, कोलकाता मार्केट, कोलकाता कोलकाता कोलकाता। ओके, कोलकाता में 49,750 10 ग्राम सोना का दाम चल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर किसी ने 1 मंथ बैक का देखते हैं, ये 1 मंथ बैक में 48,500 चल रहा था, 48,500 से अभी चल रहे 49,750। तो अगर कोई 1 मंथ पहले एक सोना खरीद के रखा था, अगर मार्केट में भी ज्यादा दाम है तो उसको मजा आ रहा है, सप्लायर खुश है ना? बट सोना एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका मार्केट में फ्लक्चुएशन चलता है इंटरनेशनल प्राइस के कारण। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब बड़ा सिंपल है यहाँ पर कि एज ए सप्लायर आप हमेशा क्या चाहते हो, जब प्राइस इंक्रीज करता है तो आप उस प्रोडक्ट का सप्लाई करना ज्यादा पसंद करोगे। और ये सप्लाई का बहुत बड़ा रूल है सर, इसके ऊपर डिपेंड करके सप्लाई का ग्राफ भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि जब भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ना चालू होता है आपको सप्लाई करने का और मजा आता है। ठीक है, सो देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। दाम के साथ सप्लाई का रिलेशनशिप कैसा है सर? पॉजिटिव है। याद रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सप्लाई में रिलेशनशिप प्राइस के साथ सप्लाई का कैसा होता है। तो सिंपल जवाब है सर, पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्यों? दाम बढ़ने से सप्लाई बढ़ने का चांसेस हो जाता है, बिकॉज दुकानदार ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन क्या वो तो और दाम ज्यादा होगा तो और खुश हो जाएगा, तो वो ज्यादा दाम दे देगा। लेकिन क्या है ना, लड़ाई करना पड़ता है कंज्यूमर के साथ। ज्यादा दाम कर लेगा तो कंज्यूमर भी तो लेना पसंद नहीं करेगा ना, तो अल्टीमेटली वो इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है,
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे इसका एक बड़ा सिंपल एग्जांपल था कि प्राइस और मतलब बेसिकली इस तरह का एग्जांपल, डिमांड और सप्लाई का लड़ाई जो है कि प्रोडक्ट प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है, स्पेशली इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। मतलब जिस मार्केट में बहुत सारे लोग सेल करने के लिए हैं और बहुत सारे लोग बेचने के लिए हैं, मतलब बेचने वाले भी बहुत सारे, खरीदने वाले भी बहुत सारे। तो मानो कि एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक तरफ आपको डिमांड ड्रॉ करना चाहिए, दूसरी तरफ आपको सप्लाई ड्रॉ करना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूं, एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस जितना बढ़ेगा, 0 1 2 3 4 5, अब डिमांड क्या कहता है सर, डिमांड क्या कहता है, दाम बढ़ता है तो डिमांड कम होता है ना। तो इसी के कारण क्या होता है कि डिमांड का जो है वो ऐसा डाउनवर्ड होता है। बट सप्लायर का कॉन्सेप्ट अलग, सप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जितना दाम बढ़ता जाता है सप्लाई उसका बढ़ता जाता है। तो सप्लाई का कुछ ऐसे होता है, अपवर्ड रेजिंग। डिमांड कब हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस इज ए डिमांड कब, दिस इज ए सप्लाई कब। तो एक तरफ सप्लाई और बढ़ना चाहता है, और जितना ज्यादा दाम 5% में बेचे तो और ज्यादा मजा। सप्लायर सोच रहे कि भाई प्राइस ये वाला प्राइस है, ठीक है, इधर गुड्स है, सप्लाई बोल रहे कि जितना ज्यादा दाम होगा मैं उतना ज्यादा बेचूंगा, ठीक है। डिमांड बोल रहे कि जितना कम दाम होगा उतना मुझे अच्छा लगेगा। तो सप्लायर सोच रहे 5 में ज्यादा लूंगा, लेकिन डिमांड बोल रहे मैं 5 में सबसे कम लूंगा, ठीक है, डिमांड बोल रहा है। तो ये डिमांड और सप्लाई के बीच में लड़ाई होता रहता है। तो अल्टीमेटली किस पॉइंट में आके ये लोग रुक गया, देखो तो किस पॉइंट में इक्विलिब्रियम हुआ, जिस पॉइंट में मार्केट में प्राइस 3% होता है, वो प्राइस में उसमें डिमांड सप्लाई इक्वल हो गया। क्यों? बिकॉज इसमें ना तो डिमांड का चला ना तो सप्लायर का चला, इस पे मार्केट का चला, ठीक है। तो डिमांड क्या चाहेगा, डिमांड चाहेगा कि भाई दाम 1% हो जाए, दाम 2% हो जाए। सप्लायर चाहेगा क्या, कि मार्केट में दाम 5% हो जाए। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? क्या एक सिंपल सोचो ना, दुकानदार क्या चाहता होगा कि मैं ज्यादा दाम में बेचूं, और डिमांड करने वाले लोग क्या चाहेगा कि मार्केट में दाम सबसे सस्ता हो जाए, 1% 2%। तो ये सोच रहे हैं 1 रुपी 2 रुपी डिमांड वाले, सप्लायर सोच रहे हैं 4% 5%, बट मार्केट एक एवरेज लेवल में उनको खड़ा कर दिया और प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो गया 3%। ये नॉर्मली देखा जाता है कॉम्पिटिटिव मार्केट में, मतलब जहां पर प्रोडक्ट जो जैसे सब्जी मार्केट, फिश मार्केट, ग्रोसरीज मार्केट, ऐसे मार्केट में इस तरह का चीजें ज्यादा दिखता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। है सर। ये होता है डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। मोनोपोली में आप ऐसे नहीं सोच सकते, बिकॉज वो मोनोपोली का कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। तो प्राइस ऑफ द गुड्स ये लेवल ऑफ डिस्कशन था। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का दाम क्या होगा उस पर भी सप्लाई डिपेंड करता है। द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ ऑल अदर कमोडिटीज। इफ प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज राइज, अगर रिलेटेड प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है, they will become relatively more attractive to produce and supply of that commodity rises। मतलब आप जिस प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो, ठीक है, अगर वैसा सिमिलर प्रोडक्ट का दाम मार्केट में बढ़ जाता है तो आपका दाम सस्ता है। If price of related commodities rise, they will become relatively more attractive। मतलब आपका प्रोडक्ट और अट्रैक्टिव हो जाएगा, बिकॉज आपका जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है वो महंगा हो गया। तो आपका प्रोडक्ट अगर अट्रैक्टिव हो जाता है तो प्रोड्यूस भी ज्यादा होगा और ज्यादा सप्लाई होगा, एंड कमोडिटी राइजेस। बट ऑपोजिट भी होगा, बट सप्लाई ऑफ अनदर कमोडिटी विल फॉल, बट दूसरा कमोडिटी का सप्लाई फॉल करेगा, एंड सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। जब सब्सटीट्यूट का दाम कम हो जाएगा तो फिर आपका डिमांड गिर जाएगा, मतलब आपका डिमांड गिरेगा तो आप भी सप्लाई कम करोगे ना। देखो एक सिंपल सा क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जल्दी बोलो। रिलेटेड गुड्स का सप्लाई, सर जियो एयरटेल चलेगा क्या? है सर। हाँ, द सप्लाई ऑफ ए तो सर कमोडिटी डिप, हाँ बोलो। স্যার এই দুটোই চলছে हाँ वही, আর এয়ারটেল চলছে। supply of a commodity depends upon the price of all other commodities। if price of related commodities rise, अगर एयरटेल का दाम बढ़ता है तो जियो क्या हो जाएगा, सस्ता। तो अभी लोग ज्यादा से ज्यादा जियो यूज करेगा, है ना। सिमिलरली उल्टा भी हो सकता है, अगर कल एयरटेल सस्ता हो जाए
अगर कल एयरटेल सस्ता हो जाए तो फिर जियो महंगा हो जाएगा, फिर ऑपोजिट पड़ जाएगा। ठीक है, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एक बहुत बड़ा खेल है। এয়ারটেল মার্চ করে দেবে, हाँ बोल। জিওর সাথে এয়ারটেল নাকি জিওর সাথে মার্চ করে দেবে শুনছিলাম। ये अभी तक मेरे को तो पता नहीं सर, हो सकता है। হাওয়ার ভেতরে এয়ারটেলটা মার্চ করবে বলছে। अगर मार्च हो जाएगा तो पूरा मोनोपोली हो जाएगा, पूरा मार्केट मोनोपोली हो जाएगा। যা ओके ইচ্ছা তাই করবে। हाँ, और क्या नहीं, चाहे इच्छा ताई करेगा, लेकिन सर वो गवर्नमेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आने में तो कुछ भी अनफ शनफ दाम नहीं करेगा सर, ठीक है, ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर इंडिया मिक्स है ना सर, गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट काम करता है यहाँ पर, ऐसा डरने वाला बात नहीं है। ये सब मतलब भड़काने के लिए बहुत लोग हैं पॉलिटिकल लेवल में, ठीक है लेकिन बात भड़काने का है नहीं। इंडिया में कुछ भी दाम अनफ शनफ चार्ज नहीं कर सकता, सिर्फ गवर्नमेंट कर सकता है, ठीक है। जैसे तेल का दाम पे देखो ना, तेल का दाम 100 क्रॉस करके जा रहा है, बिजनेस को तकलीफ हो रहा है। हाँ बोलो। সেন্ট্রাল তো 5 টাকা কমিয়েছে, কমিয়ে हाँ, 4.8 আটকে রেখেছে। सेंट्रल ने कम किया, ठीक है, कुछ कुछ स्टेट भी कम किया, कोई कोई स्टेट कम नहीं कर रहा है तो उनका दाम नहीं कम हो रहा है, बिकॉज ওয়েস্ট বেঙ্গল বাদে, हाँ बोल। ওয়েস্ট বেঙ্গল বাদ দিয়েছে। ठीक है, सेंट्रल में एक्साइज होता है, स्टेट में वैट होता है, ठीक है, तो ये सेंट्रल का एक्साइज और स्टेट का वैट दोनों मिलके पेट्रोल का दाम बढ़ता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों अपना टैक्स छोड़ेगा तभी जगह पेट्रोल डीजल सस्ता होता है, लेकिन ये दोनों ही, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक्साइज और स्टेट गवर्नमेंट के लिए वैट, ये दोनों ही उनका इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है सर। अगर ये दोनों चीज़ें कम हो जाए ना तो फिर इनका मुश्किल हो जाएगा। ये जो गवर्नमेंट लेवल में ये जो इतना सारा प्लानिंग करते हैं ना, जैसे मोदी जी हो या ममता दीदी, ठीक है, ये दे देंगे वो दे देंगे, हाँ फ्री में वो फ्री में वो, हाँ, तो तब पब्लिक लोग क्या सोचता है तब उनको लगता है कि भाई क्या क्या फ्री में दे रहा है, अरे भाई इसका, বোকা हाँ इसका असर तो तुम पे ही आएगा ना भाई। আমাদের আমাদেরকে দিয়েছে, আমাদেরকে দিচ্ছে, এটা বুঝছে। हाँ, ये कौन, ये किसी को समझ में नहीं একদিক आता। বাড়াচ্ছে অন্যদিকে দিচ্ছে, একদিক বাড়াচ্ছে অন্যদিকে দিচ্ছে, ভোটটা দিয়ে দিচ্ছে, এটাই চলছে ये পাবলিক পলিটিক্স। ये देखो सर, ये पब्लिक एक मतलब ये देखो पब्लिक सच में इसमें पब्लिक बोका ही है, इसमें पब्लिक एकदम बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। ऐसे हमारे देश में अभी इलिटरेट मतलब क्या, मतलब डिग्री वाला इलिटरेट, मतलब डिग्री तो है आजकल घर घर में ग्रेजुएट मिल जाएगा, बट बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में भरने वाला लोग नहीं मिलेगा आपको। जैसे देखो ना, ये 2020 का एक डेटा है, जिस टाइम पेट्रोल का दाम बढ़ रहा था उसी टाइम का एक डेटा है, 82 रुपीज चल रहा था। 1 लीटर पेट्रोल या डीजल क्रूड ऑयल बेसिकली लाने का खर्चा पड़ता है 26.34, उसमें फ्रेट लगता है 37 पैसा का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज लगता है 32 टका का, ठीक है, पेट्रोल पंप वाले को कमीशन मिलता है 3 टका 65 पैसे का, स्टेट गवर्नमेंट को वैट जाता है 30%, तो 1 लीटर पेट्रोल पे 19 टका, ठीक है, तब जाके 1 लीटर पेट्रोल का दाम बनता है 82.34। তাহলে এখন যে 104 হয়েছে, हाँ তাহলে এখন তাহলে এই हाँ, सेम कॉन्सेप्ट है, ইম্পোর্টিং ये इसमें एक्साइज हो गया, বেড়েছে নাকি? ये सब बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। इम्पोर्ट मतलब ये इसका दाम थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, इसका दाम थोड़ा सा बड़ा होगा, এটা बेড়েছে বলে এইগুলোতে একটু বেড়েছে। हाँ ये बड़ा है तो इसके ऊपर बेस करके सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज भी और थोड़ा बढ़ गया, ठीक है, ये 32 से 40 हो गया होगा, और इसका भी अमाउंट हो सकता है कि 19 से 25 या 30 के आसपास चल रहा होगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो बाकी अमाउंट भर जाएगा 100 के आसपास, ठीक है। ये लोग इसको कट करेगा, मतलब पूरा का पूरा खेल किसके पास में है, स्टेट के और सेंट्रल के हाथ में ही है, सिर्फ सेंट्रल के पास नहीं है बात, ठीक है। सेंट्रल अगर छोड़ भी दे, स्टेट छोड़ना नहीं चाहता है मैक्सिमम केस में, सेंट्रल के लिए तो बहुत बड़ा मुश्किल है, बिकॉज सेंट्रल इतना बड़ा कंट्री चलाता है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इतना बड़ा कंट्री को टैकल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो स्टेट भी छोड़ेगा नहीं, बिकॉज वो भी बोलेगा मेरे को इतना बड़ा स्टेट को चलाना है, तो ये रहा मुश्किल ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, ये लोग टैक्स छोड़ेगा नहीं, अगर छोड़ रहा है अभी तो कम होगा, छोड़ेगा तो कम होगा, इसके लिए दूसरा वे ऑफ इनकम चाहिए, इसीलिए पेट्रोल डीजल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जा रहा है, दूसरा वे ऑफ इनकम गवर्नमेंट को मिल जाए ना, इसलिए बिजनेस आएगा, बिजनेस से टैक्स मिल जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह थोड़ा और ज़्यादा हो जाए ना तो अच्छा होगा उनके लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये पेट्रोल डीजल पे भरोसा करके स्टेट कंट्री चलता है, खराब बात है सर, बहुत ही खराब बात है, आप लोग समझा करो ये सब चीज़ें। तो आगे देखते हैं सर, चलो प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो एक्चुअली मैं आपको समझा रहा था तेल के दाम से,
कि भाई सप्लाई जिस चीज का होगा उसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी तो बहुत वाइटल है। जैसे इंडिया में पेट्रोल डीजल का करंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई चल रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि पेट्रोल डीजल बड़ा सेंसिटिव है, बिकॉज पेट्रोल डीजल के ऊपर बेस करके पूरा बिजनेस सिनेरियो चलता है। तो इसका दाम बढ़ने से कंज्यूमर चिल्लाएगा, बट लेना उसको फिर भी पड़ता है ना सर। लोग चिल्ला रहा है, क्या पेट्रोल डीजल यूज करना बंद कर दिया क्या? अरे आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? लोग चिल्ला रहे, भड़क रहा है, बट क्या पेट्रोल डीजल यूज करना बंद कर दिया? ऐसा देखा क्या आपने? गाड़ी चलाना नो छोड़ सर। दिया? प्राइवेट कार चलाना छोड़ दिया? हाँ, लॉन्ग टूर पे जाना, बिजनेस के काम पे मतलब हर बात में गाड़ी निकाल के थोड़ा सा मार्केट जाएगा, ठीक है। मैं देखा बहुत सर, अपने ही घर में है बहुत लोग ठीक है, थोड़ा मार्केट जाएगा, चल नहीं सकता, गांव के अंदर नहीं, 4 चक्का निकलेगा फिर जाके वो मार्केट करेगा। क्या जरूरत है? तेल का दाम बढ़ा हुआ है तो कम से कम आसपास का काम तो तुम या तो पैदल जाओ, शरीर भी अच्छा रहेगा, या साइकिल करो, नहीं उसके लिए भी वो कार लेके जाएगा। समझ में नहीं आता मुझे कि दाम बढ़ा है कि नहीं, फिर लेकिन क्रिटिसाइज करने के टाइम पे चिल्लाएगा, जरूर चिल्लाएगा। तो जब ये हो, दाम तो बढ़ा है, प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसीलिए गवर्नमेंट कम करने का अभी देख रहा है। तो जो भी हो, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर, नॉट जस्ट इन केस ऑफ पेट्रोल डीजल, इन एवरी सेक्टर्स जो भी चीज बनाओगे उसका एक खर्चा होता है। तो ये राइज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी विल मेक द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी लेस प्रॉफिटेबल। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है ना, तो वो चीज बेच के प्रॉफिट कम हो जाता है, बिकॉज प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा तो ऑटोमेटिकली सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज जब भी चीजें का प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा तो मार्केट में प्रॉफिट करना मुश्किल, तो सप्लाई डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जिस चीज का प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा उसका मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो सिंपल बात है सर, बिजनेसमैन के लिए सिंपल बात है, सप्लायर के लिए सिंपल बात है, जो चीज बेच के ज्यादा प्रॉफिट वो चीज वो ज्यादा बेचेगा। बात समझ में कुछ आया सर? जो जो प्रोडक्ट बेच के, सर्विस बेच के प्रॉफिट ज्यादा होगा, और प्रॉफिट ज्यादा होने का सबसे सिंपल तरीका है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन का कॉस्ट लो होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट लो है तो ऑटोमेटिकली सप्लाई ज्यादा होगा, अगर मार्केट में डिमांड है तो ऑब्वियसली, ठीक है। समझ में कुछ आ रहा है सर? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे सप्लाई को इफेक्ट करता है? क्या सर बोलो, हाँ ना, कुछ तो बोलो। टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया लगता है। टेक्नोलॉजी एडवांसेस बेस्ड ऑन न्यू डिस्कवरीज। मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो पुराना टेक्नोलॉजी का क्या होगा सर? सप्लाई होगा क्या? जैसे विंडोज 7 आजकल कोई लेगा क्या? कह रहे संपद, अभी तो विंडोज 11 आ गया, ऐसा बोलो। अभी तो विंडोज 11 आ गया, विंडोज 10 सबसे ज्यादा चल रहा है, लेकिन विंडोज 7 अभी कौन सप्लाई करेगा? टेक्नोलॉजी जब अपग्रेड हो जाता है। সাপ্লাই হলো মানে নিলই না স্যার। हाँ উইন্ডোজ 7 এ স্যার ওই আপনাকে তো বললাম না যে 7 এ সাপোর্ট নিচ্ছে না। हाँ এদিকে উইন্ডোজ 7 দিতে বলছে, এদিকে উইন্ডোজ 7 এ সাপোর্টই নিল না কিছুতে। हाँ, वो जो प्रोग्रामिंग किया हुआ है वो शायद नहीं है, इंस्टीट्यूट तो बोल देता है ठीक है। तो जो एक्चुअली पुराना प्रोग्रामिंग सिस्टम में चलने वाला चीज़ें हैं वो चलेगा नहीं। एक्चुअली आजकल किसी के पास विंडोज 7 होता भी नहीं है उतना, ठीक है। अब इसीलिए समय के साथ साथ अपना सिस्टम को अपग्रेड भी करना पड़ता है, सिस्टम के अगर सपोर्ट करे तो। ऐसे नहीं सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है, हार्डवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप सॉफ्टवेयर को डाल दोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, ठीक है। बहुत लोग ऐसे इस सिचुएशन में विंडोज 11 में शिफ्ट होगा, तो इससे पहले जरूर देख लेना कि आपका जो सिस्टम है, जो हार्डवेयर सपोर्ट है, ड्राइवर सपोर्ट है, वो आपका विंडोज 11 में अपग्रेड करने लायक है या नहीं, तभी विंडोज 11 में जाना, अदरवाइज नहीं, ठीक है। উইন্ডোজ 10 স্যার উইন্ডোজ 10 এখন চলবে কিছুদিন, মানে हाँ हाँ, ভালোই চলবে উইন্ডোজ 10। विंडोज 10 अभी 4-5 साल आराम से, হ্যাঁ और 4 इयर्स आराम से जाएगा, उसके बाद विंडोज 10 मार्केट से आउट हो जाएगा सर। উইন্ডোজ हाँ 11 से একটু আপডেট হতে হতে উইন্ডোজ 11 একটু আপডেট হতে স্যার 2-2.5 বছর এখন টাইম লেগে যাবে हाँ নরমালি हाँ एकदम ভালোভাবে। सर, यस यू आर राइट सर, यू आर 100% सर। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा केस है, चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनी हो या फिर कोई मशीन सिस्टम में काम करने वाला कंपनी हो। जो मानो कि फ्लोर मिल होता है ना, जहाँ पर तेल चाल आटा का मिल है, कोई पुराना सिस्टम में मशीन यूज़ करता है, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, और जो न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होगा। तो जिसका टेक्नोलॉजी हाई
उसका मार्केट में प्रॉफिट ज्यादा, ठीक है। जिसका टेक्नोलॉजी हाई उसका प्रॉफिट ज्यादा, और प्रॉफिट ज्यादा होने से सप्लाई ज्यादा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी अगर अच्छा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उसका असर आता है सर, ठीक है। कॉस्ट टेक्नोलॉजी हाई होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हो जाता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होने से ऑटोमेटिकली वो सप्लायर के लिए अच्छा हो जाता है सर, ठीक है। तो विद ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, बिकॉज वो सिस्टम में पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा, इस तरह का प्रॉब्लम रहता है। गवर्नमेंट पॉलिसी एक बहुत बड़ा खेल है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी में अफेक्ट दी सप्लाई बाय इम्पोजिंग टैक्सेस। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूँ सर, पेट्रोल तो आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है, बट पेट्रोल डीजल एक ऐसे नेसेसिटी प्रोडक्ट है जिसके बिना हम लोग चल नहीं सकते, है ना। इसीलिए कितना भी वो टैक्स लगा दे ऑटोमेटिकली सभी को लेना पड़ता है, ठीक है। द गवर्नमेंट पॉलिसी में अफेक्ट दी सप्लाई बाय इम्पोजिंग टैक्सेस एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडी। तो सरकार किसी चीज पे अगर सब्सिडी देता है मतलब और सरकार की तरफ से पैसा मिलता है तो उसका सप्लाई बढ़ जाता है, टैक्स ज्यादा लगा देता है तो उसका सप्लाई नॉर्मली कम हो जाते हैं। एक गवर्नमेंट पॉलिसी सर फेवरेबल तो वो क्या करेगा, टैक्स को कम करेगा। जैसे देखो ना रिसेंटली पेट्रोल डीजल में टैक्स को कम किया, ठीक है, इट्स अ फेवरेबल। या सब्सिडी को इंक्रीज करेगा, सब्सिडी इंक्रीज मतलब सरकार अपने तरफ से कुछ और पैसा डालेगा उसमें, ठीक है। जैसे हाउसिंग सेक्टर में चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना, सुने हो सर, पीएम आवास। किसी के पास अगर अपना घर नहीं है, ठीक है, तो घर बनाने के लिए 2 लाख, कितना, 2.5 लाख, 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख रुपया आपको सब्सिडी में मिलेगा। तो आप घर बनाओ, बाकी आपका पैसा होगा, और 2.5 लाख सरकार से मिल जाएगा। ছেলেদের দামে বলে হবে না স্যার, हाँ, মহিলাদের নাম ইনক্লুডিং থাকতে হবে তবে হবে। यस यस, नहीं तो लड़का लोगों का क्या है ना, भरोसा नहीं है, इसलिए सरकार अच्छा किया सर, किसी का भरोसा नहीं है, लड़का लड़की किसी पे भरोसा नहीं है आजकल, कौन किसको कब डिच कर दे, इसलिए সরকার নিজেদের हाँ সরকার নিজেদের উপরই ভরসা রাখতে পারছে। समझ रहे सर, गवर्नमेंट पॉलिसी एक बहुत बड़ी चीज है। तो फेवरेबल होगा कि अनफेवरेबल होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है सप्लाई, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्ट, जैसे टाटा ने रिसेंटली एक बड़ा अच्छा, टाटा मोटर्स ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक टाई अप किया कि जितना टाटा का गाड़ी सेल होगा बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू से इजी लोन पास होगा, तो टाटा मोटर्स का सप्लाई बढ़ेगा और बैंक ऑफ इंडिया का बिजनेस बढ़ेगा। ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है, मैं आपको लाइन लगा दूंगा अभी बताते बताते, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड बिजनेस फर्स्ट। तो गवर्नमेंट पॉलिसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, if there is a future expectation about rise in price then supplier will not increase the supply at present। फ्यूचर में दाम बढ़ेगा ना, जैसे मैं आपको बोल रहा था ना, ये सोना का दाम अगर दुकानदार को पता चल जाता है कि उसका सस्ता में खरीदा हुआ है, जो गोल्ड डीलर्स होते हैं ना उनके पास जाओ, उनको पता होता है। अगर आप 48,500 में गोल्ड खरीदा था आपका, ठीक है, और आपको पता होता है कि भाई नेक्स्ट मंथ 1 मंथ लेटर इसका दाम बढ़ जाएगा, तो आप क्या करोगे, अभी थोड़ा स्लो सप्लाई करोगे, बिकॉज 1 मंथ लेटर आपको ज्यादा दाम मिलेगा। लेकिन हाँ वो भी देखना है कि फेस्टिव सीजन कब है, क्योंकि फेस्टिव में ज्यादा सेल होता है, तो फेस्टिव के बाद आपका दाम बढ़ भी जाए, बट अगर आप मार्केट में किसी को सेल नहीं कर पाते हो तो मुश्किल है। तो दुकानदार को ये सब, हाँ बोल, পুজোর মাস থেকে আপনি স্যার ফেব্রুয়ারি অবধি চলবে, বিপিএল বিয়ে यस सर एग्जैक्टली, तो ये इसका दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है ना सर, सोना का दाम ऑटोमेटिक मार्केट में थोड़ा सा डिमांड के कारण, हायर डिमांड के कारण बढ़ जाता है। 50 হারিয়ে যাবে। यस, समझ में आ रहा है ना सर आप लोगों को, ये सब कॉन्सेप्ट। तो सप्लायर भी देखता है कि भाई कब सेल करना है कब नहीं करना है, तो जिसमें फ्यूचर में दाम बढ़ेगा तो सप्लायर सोचेगा फ्यूचर में सेल करूंगा, सप्लाई फ्यूचर में करूंगा, नॉट नाउ, ठीक है। और जब उसको पता चलता है कि दाम गिर जाएगा तो उसको क्या होगा, वो सप्लायर विल इंक्रीज हिज सप्लाई। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट फॉल इन प्राइस देन सप्लायर विल, क्या हो गया, if there is future expectation of rise in price then supply will not increase the supply at present, and if there is a future expectation about fall in price, अच्छा फ्यूचर में दाम कम हो जाएगा तो अभी क्या करेगा, सप्लाई बढ़ा देगा, ठीक है। फ्यूचर में अगर उनको लगता है कि दाम उसका गिर जाएगा तो अभी क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक बात है, सिंपली आज सप्लाई बढ़ा देगा, क्योंकि फ्यूचर में दाम कम हो जाएगा ना। कम दाम में कभी भी वो बेचना पसंद नहीं करता है। जैसे मार्केट में ऑनियन का क्या हालत हुआ है, 50 रुपीज चल रहा है, 50 60, हाँ सर, प्याज का दाम 100 के आसपास छू सकता है, ऐसे मार्केट में खबर है, ठीक है। तो सप्लायर ये चीज पसंद नहीं करता, बट फिर भी देखो क्या होता है, क्योंकि ये डेली नेसेसिटी है ना। अदर फैक्टर्स तो बहुत कुछ हो सकता है, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचुरल फैक्टर्स, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल, फॉरेन पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, मार्केट स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन कैपेसिटी, बहुत कुछ फैक्टर्स डिपेंड करके सप्लाई डिपेंड करता है। तो ये सभी चीज क्या था, दीज ऑल आर फंक्शंस ऑफ सप्लाई, ठीक
ठीक है, इसके ऊपर बेस करके लॉ ऑफ सप्लाई अपना डेफिनेशन देता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन सप्लाई फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस, जब दाम बढ़ता है प्रोडक्ट का सप्लाई बढ़ता है, इंक्रीज करता है, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस देन सप्लाई फॉर अ कमोडिटी डिक्रीजेस, द सप्लाई हैज पॉजिटिव रिलेशन विद द प्राइस। ठीक है, इसमें आपको मैं थोड़ा सा सप्लाई का ग्राफ बनाने के लिए टेबल यूज कर सकते हो। बोलो सर। सप्लाई का जितना भी फैक्टर्स है वो डिमांड से बिल्कुल ऑपोजिट है, सो ये लोग इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करते हैं? सर दिखाते, रुको। डिमांड के साथ सप्लाई का पूरा ऑपोजिट कॉन्सेप्ट ही होगा ना, बिकॉज कंज्यूमर हमेशा कम दाम में चाहता है और सप्लायर हमेशा ज्यादा दाम में बेचना चाहता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम मार्केट मेंटेन कर देता है सर, इक्विलिब्रियम मार्केट मेंटेन कर ही देगा, मतलब सप्लायर का इक्विलिब्रियम छोड़ो, बिकॉज ये स्पेशली इन केस ऑफ ये आपको रेवेन्यू के चैप्टर्स में मैं एक्चुअली बताऊंगा, जिन लोगों को रेवेन्यू में ऑलरेडी किसी को मैं शेयर कर दिया, जिन लोगों का सामने एग्जाम है, एक सिचुएशन है सर, रुको दिखाते हैं। इसी मैट में मिलेगा आपको इक्विलिब्रियम इन, नहीं देखो प्राइस इन डिफरेंट मार्केट्स में स्टार्टिंग में ही आपको इक्विलिब्रियम दिखता है, ये देखो दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, जस्ट लुक हियर, इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे मेंटेन होता है, ये रहा सप्लाई का, सप्लाई अपवर्ड राइजिंग होगा, डिमांड डाउनवर्ड राइजिंग होगा, ये रहा प्राइस और ये रहा क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा इसको समझने से पहले आपको एक बार सप्लाई ग्राफ समझा दूं तो मैं पहले, एक मिनट रुको। सप्लाई ग्राफ देखने में कैसे होता है सर? अपवर्ड राइजिंग होता है, और ये अपवर्ड राइजिंग बनता कैसे है वही मैं आपको पहले थोड़ा दिखा दूं, उसके बाद मैं आपको इक्विलिब्रियम समझाता हूँ डिमांड सप्लाई में। देखो, प्राइस 1 क्वांटिटी सप्लाई 10, प्राइस 2 क्वांटिटी 20, सप्लायर का सोच है ऐसा, प्राइस 3 सप्लायर चाहता है 30, प्राइस 4 सप्लायर चाहता है 40, प्राइस 5 सप्लायर चाहता है 50। ठीक है, जितना जितना दाम बढ़ता जाएगा। এটা তো হয়ে গেছিল না এর আগে? কোনটা? এই যে স্যার ইকুইলিব্রিয়াম। ইকুইলিব্রিয়াম আর এই তোরা স্যার এই পড়েছিলি, প্রাইস তুই পড়েছিলি হয়তো আগে প্রথম ঠিক আছে, শুরুর দিকে স্যার পড়িয়েছি, শুরুর দিকে হয়তো হালকা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি মনে পড়ে। অনেকে করেছে, অনেকে করেনি, যারা করেনি তারা এখন আবার নতুন করে করবে। ये देखो सर, ये सप्लाई ग्राफ है, ये कैसे बना है सर? ये अपवर्ड राइजिंग है, कैसे बना? चलो मैं आपको शो करता हूँ कैसे बना, यहीं पर दिखाता हूँ, आपको इजी हो जाएगा, ध्यान से देखना। हाँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस में क्वांटिटी ड्रॉ करो, वाई एक्सिस में प्राइस ड्रॉ करो। ठीक है, प्राइस दिस इज ओरिजिन 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा सप्लायर का सोच कैसे होता है? सप्लायर का सोच कुछ ऐसा होता है, हाँ मतलब पॉजिटिव ऑब्वियसली, बट कैसा पॉजिटिव? दाम ज्यादा तो क्वांटिटी भी ज्यादा, 50 40 30 20 10। जब दाम 5 टका, सप्लायर क्या सोच रहा है सर? मैं 50 यूनिट सेल करूंगा। जब दाम 4 टका तो क्या सोच रहा है? मैं 40 यूनिट सेल करूंगा। जितना दाम ज्यादा होगा वो ज्यादा यूनिट सोचता है। दाम 3 टका तो 30, दाम कम हो रहा है उसका भी कम हो रहा है, दाम कम होते जाएगा उसका भी कम होता जाएगा, दाम बढ़ते जाएगा तो उसका भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया? सप्लाई का यहां से ड्रॉ हो रहा है, ये जो लाइन बना है ना सर, ये जो लाइन बना है ना, अगर मैं इसका जो फ्रेम है, इस फ्रेम को हटा दूं तो यही रहेगा। तो अल्टीमेट, हाँ बोलो স্যার এটার মধ্যে যদি ধরি আমি ডিমান্ড কার্ডটা যদি আমি ইনক্লুডিং করতে চাই এক্সাম্পল, তাহলে তো এটা উল্টোটাই তো ডিমান্ড কার্ড হয়ে যাবে, মানে যখন 5 টাকা থাকবে তখন তো हाँ एग्जैक्टली, डिमांड थोड़े इसी में उल्टे आ हो जाएगा। डिमांड ऐसा जाता है ना, डिमांड का सोच कैसा है? जब दाम 5 टका तो कंज्यूमर का डिमांड कितना है? 10 यूनिट है ना। जब 4 टका 20 यूनिट्स, दाम 3 टका और बढ़ेगा, डिमांड और बढ़ेगा है ना 30, दाम 2 टका 40 और बढ़ेगा, दाम 1 टका
50, ठीक है। डिमांड ग्राफ ड्रॉ करो। क्रिस क्रॉस हाँ क्रिस क्रॉस सर हाँ सप्लाई या डिमांड ठीक है, ये डिमांड है और ये सप्लाई है। समझ आ रहा है सर सबको? बोलो। मार्केट क्या करता है, जिस पॉइंट में ये लोग इक्विलिब्रियम होता है ना, उसी पॉइंट में दाम डिसाइड कर लेता है मार्केट, क्योंकि सप्लायर हमेशा ज्यादा चाहेगा और कंज्यूमर हमेशा कम चाहेगा, बट अल्टीमेटली मार्केट उसको कंट्रोल कर लेता है। कैसे कंट्रोल होगा? वो ऑटोमेटिक होता है सर, ऑटोमेटिक। बार्गेन करते देखो ना आप लोग, बार्गेन करते देखो कि नहीं देखो मार्केट में? सप्लायर चाहने से ही ऐसे जरूरी थोड़ी ना है कि मार्केट उसको खरीद लेगा। अरे कैसा हमेशा होता है, स्पेशली इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव केस। मतलब मेरा कहने का मतलब है फ्रूट्स मार्केट, ठीक है, फ्रूट्स मार्केट, फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, एक हो गया फ्रूट्स का मार्केट, सब्जी मार्केट, ग्रोसरी मार्केट। ज्यादा दाम होने से ऑटोमेटिकली चिल्ला अल्लाह चालू हो जाएगा। तो दुकानदार को भी पता है ये कस्टमर किस दाम पे खरीदने लायक होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑटो, जैसे देखो ना, 3 तरह का कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है होलसेलर, है ना, सप्लायर में भी भाग है ना, होलसेलर हो जाएगा, एक हो जाएगा रिटेलर, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं प्रोड्यूसर, है ना, ये भी एक तरह का सेलर है। प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, फिर रिटेलर से पहुंचेगा कंज्यूमर के पास। अब देखो सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। रिटेलर जो कंज्यूमर के साथ कनेक्टेड है, इनको पता होता है कि मार्केट में कंज्यूमर क्या दाम पसंद करेगा। रिटेलर जब कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट खरीदने मार्केट में जाते हैं, तो अगर होलसेलर ज्यादा दाम बोलता है तो रिटेलर ऑटोमेटिकली कम परचेस करेगा। क्या बोलते हो, बात सही है कि नहीं? अगर होलसेलर ज्यादा दाम बोलेगा तो रिटेलर ऑटोमेटिकली उसका परचेस कम कर देगा ना, बिकॉज होलसेलर के पास रिटेलर एक कस्टमर है। क्या सर, हाँ या ना? होलसेलर के पास रिटेलर कस्टमर है कि नहीं है? और प्रोड्यूसर के पास होलसेलर एक कस्टमर है, ये लोग एक कस्टमर बन रहा है ना। बट इन सभी के पास कंज्यूमर जो है वो रिटेलर का कस्टमर है। तो अल्टीमेटली रिटेलर जो है, जिनके पास हम जाते हैं कंज्यूमर, इनके साथ इनका कनेक्शन, ये पहुंचते हैं होलसेलर के पास हमारे लिए, होलसेलर पहुंचते हैं प्रोड्यूसर के पास रिटेलर के लिए। तो जब ये लोग ऑटोमेटिकली परचेस में कटिंग करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये लोग भी मुश्किल में पड़ जाएगा। मतलब जानबूझ के कोई दाम नहीं बढ़ा सकता, जेन्युइन कॉज बिना। जेन्युइन रीजन हो तो ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया है, इंटरनेशनल पॉलिसीज में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, गवर्नमेंट का कुछ टैक्स बढ़ गया है, तब कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जानबूझ के प्रोड्यूसर दाम नहीं बढ़ा सकता। जानबूझ के बढ़ाएगा, एक दिन बढ़ा सकता है, बट रोज रोज नहीं कर सकता। बात कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? হ্যাঁ স্যার बोलो। স্যার তাহলে এই যে স্যার ধরুন এই যে সবজি ফবজি ফুড এইগুলো যেগুলো থাকে তাহলে হুট করে কোনো সময় দাম অত্যাধিক বেড়ে যায় আবার কোনো সময় কম থাকে ये এটা একটা ये হয় ये जो अत्यधिक जो बेड़े जाता है ना, ये जो तुम बोला ना अत्यधिक बेड़े जाए, ठीक है, जैसे कि ऑनियन है ना, रिसेंटली ऑनियन का এখন प्राइस, টমেটো যাচ্ছে हाँ এখন টমেটো যাচ্ছে টমেটো 90 টাকা কিলো टोमेटो, हाँ टोमेटो, ये प्रोडक्शन प्रॉब्लम है सर। इसका जेन्युइन रीजन है, जानबूझ के नहीं है सर, जेन्युइन रीजन। टोमेटो का प्राइस अगर 90 रुपीज में गया है, ठीक है, तो वो जेन्युइन रीजन, इसका मेन रीजन है कि टोमेटो डेली डेली नेसेसिटी का प्रोडक्ट है ना। टोमेटो एक डेली नेसेसिटी प्रोडक्ट है, तो इसका दाम बढ़ जाएगा, कोई नहीं चाहेगा। बट एक्चुअली जब मार्केट में सप्लाई नहीं रहेगा, मतलब सिंपल बात है सर, वेरी फ्यू प्रोडक्ट, वेरी फ्यू सप्लाई चेजेस बाय लॉट्स ऑफ कंज्यूमर। हाँ बोल। স্যার এইটা তো ধরুন এটা হচ্ছে বাজার একটা ইয়েতে যেটা বাড়ছে কমছে অটোমেট মানে কোনো কোনো সময় কিছু কারণে বেড়ে যাচ্ছে আর কমছে এসব কোনো কোম্পানি যেমন এই যে বিস্কুট কোম্পানি কি যাবতীয় যা কোম্পানি যেসব প্রোডাক্ট ওরা তো সহজে তো দাম এইভাবে বাড়াতে পারে না नहीं वो लोग वो बढ़ाएगा तो उनका मार्केट गिर जाएगा बाबू। আর तो वो ওটা उसका তো मार्केट है। এমআরপির উপরে চলে हाँ ওটা তো বেশি एमआरपी, বাড়ি গেলে তবে अरे एमआरपी के ऊपर सभी कुछ एमआरपी है, ठीक है। वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस का कॉन्सेप्ट, वो देख एमआरपी मतलब वो दाम चूज करेगा तभी हम लोग उसको खरीदेगा, है ना। तो वो लोग जानबूझ के दाम थोड़ी बढ़ाएगा। जैसे तू टमाटर बोल रहे थे कि टमाटर चल रहा है अभी 90 रुपीज के जी, सही बोला। ये लोग इसीलिए देख 1 किलो का दाम नहीं लगाया, ये लोग भी चालू है, क्योंकि तुमको 1 किलो का दाम 90 रुपीज दिख के ही तो आधे से ज्यादा कस्टमर खरीदेगा नहीं। देख बिग बास्केट, देख कितना अच्छा दिमाग 500 लगाया। গ্রাম हाँ वो 500 का दाम लगाएगा, 500 গ্রাম 44, क्योंकि कस्टमर का क्या है ना, वो पहले दाम देखता है, तो बोलेगा देख 44 करके टमाटर चल रहा है, फिर पता चलेगा अरे भाई ये तो 500 दिया
ठीक है। जैसे मटर सूटी या मटर चीनी जो जिसको बोलते हैं, उसका दाम भी बहुत हाई है अभी, है ना। उसका कम से कम 300 350 का केजी चल रहा है। तो वो उसका भी देखना 100 ग्राम का दाम लिख के रखता है, दुकानदार को भी पता होता है। हाँ ফুলকপিরও দাম বেশি যাচ্ছে 70 हाँ, 70 फूलगोभी 80 भी যাচ্ছে। दाम ज्यादा चल रहा है। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर को दिमाग में रखते हुए ये सब डिसाइड किया जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? এই আদৃতি, বুঝতে পারলি ব্যাপারটা? পেঁয়াজও হাই আছে স্যার, हाँ सर। 40 এর উপর। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट काम करता है। अच्छा, ये सप्लाई का एक एडवांस एरिया है जिसमें आपको मूवमेंट एंड शिफ्टिंग, जैसे डिमांड में भी पढ़ा था, सिमिलरली आपको सप्लाई में भी मूवमेंट एंड शिफ्टिंग का, बहुत लोगों को मैं ऑलरेडी सप्लाई का क्लास शेयर कर दिया, आप लोग प्लीज एक बार पूरा सप्लाई का क्लास देख लो, ठीक है। जिनको मैं शेयर किया वो देख लो, और बाकी लोगों को भी मैं सप्लाई का बाकी पार्ट शेयर करता हूँ जिसमें ये सब ग्राफ को भी समझाया गया आप लोगों को, ठीक है। एक बार कर लो, डाउट रहेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से समझा दूंगा, ठीक है। डाउट रहेगा नहीं, आप लोगों को पता है, बट फिर भी डाउट रह जाए तो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ठीक है सर। স্যার तो आज আজকে का क्लास इतना ही है। পাঠিয়ে हाँ দেবো। बोलो। हाँ बोल। রাত্রির হবে স্যার, মক টেস্টটা পাঠিয়ে দেবো। ओके ओके जी, ठीक है, आप लोगों का जिसका मॉक है वो भेज सकते हो। স্যার আজকে যে মক টেস্টটা দিলাম না স্যার, हाँ আজকে মক টেস্টের শুরুতে তো অনেক কিছু প্রোগ্রাম থাকে যে ধরো যখন লগ ইন করলাম তারপরে আমার ছবি করতে হলো, ছবি দিতে হলো, অটোমেটিক ক্যামেরা অন হয়ে যাওয়াতে টেক ফটোতে করলে ছবিটা হয়ে গেল। এবারে তারপরে একটা অপশন দিয়েছিল যে আইডি প্রুফ, আমার কিছু আইডি প্রুফ লাগবে। আইডি প্রুফটা স্যার শো করেছিলাম, কি টেক ফটোতে ক্লিক করতে ভুলে গেছি, ওখানে আমার ছবিটাই আবার উঠে গেছে। ओ কোনো প্রবলেম তারপরে আর কোনো কিছু হয়নি, কিন্তু ঢুকে গেছি। हाँ, वो পরীক্ষা দিয়েছি। जैसा होता है वैसा ही तुम लोगों का फाइनल एग्जाम भी वैसा ही होगा। না মানে স্যার আজকে ওই যে জিনিসটা যে দিতে ভুলে গেছি, ওটাতে কোনো প্রবলেম নেই তো? না না, প্রবলেম কিছু হয়নি, প্রবলেম হলে তো দিতেই পারতিস না। খুলতো না তাহলে। কিন্তু স্যার দেখি স্যার পরপর রাইট হয়ে গেল, ওই দেখি স্যার চলে গেল। ঠিক আছে, আর কোনো অসুবিধা নেই। কেমন স্যার ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে দিচ্ছে, স্ক্রিনটার দিকে তাকিয়ে স্যার বাঁ দিক থেকে ডান দিকে চোখ ঘোরাচ্ছি, তাও দেখি স্যার রেড অপশন দেখাচ্ছে খালি। কোনো কিছু বুঝতে পারছি না, আমার ঘাড় ব্যথা স্যার আজকে ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে। अच्छा, सबको समझ में आया क्या आज का टॉपिक? बोलो। सप्लाई, इंडिफरेंस का आदृति, अर्पिता, नमिता, सृजितार आवाज একদম পাচ্ছি না। সৃজিতা আছিস? सृजितार आवाज नहीं। ओके, नमिता क्लियर है ना? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, কোনো ডাউট সৃজিতা বল। না স্যার, ঠিক আছে, বুঝেছি। अच्छा ठीक है, ओके सर, ठीक है। जिन लोगों के सामने एग्जाम है उनको जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ वो मॉक टेस्ट सॉल्व करो। बाकी जिनका एग्जाम अभी नहीं है उनके लिए मॉक टेस्ट रेडी हो रहा है, सबका मॉक जाएगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है। এরপরে কি আলো হ্যাঁ, আরো একটা মক টেস্ট নেব। ঠিক আছে।